गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेटनी पब्लिक हेल्थ के लेक्चर्स एंड ये हमारा पहला लेक्चर होगा जिसमें हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस एंड कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली विल बी कवरिंग दीज टॉपिक्स इन दिस टाइम एंड अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो वो हम नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द फॉलोइंग डेफिनेशन। सबसे पहले वेटनी पब्लिक हेल्थ पढ़ने से पहले वी विल लर्न द डेफिनेशन व्हाट इज हेल्थ। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है हेल्थ को एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। तो हेल्दी होने का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ डिजीज से बचे। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि इंसान सिर्फ फिजिकली हेल्दी हो। हेल्थ बेसिकली एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है जिसमें इंसान की मेंटल वेलबींग भी आती है और सोशल वेलबींग भी आती है। तो जब तक इंसान मेंटली वेल नहीं होगा, सोशली वेल नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि दैट पर्सन इज हेल्दी। सो फॉर पर्सन टू बी हेल्दी, अ पर्सन जो है ही शुड बी फिजिकली हेल्दी, वो मेंटली हेल्दी होना चाहिए और वो सोशली भी वेल-बींग होना चाहिए। देन ओनली वी कैन से दैट द पर्सन इज हेल्दी। Now coming to the topic of public health. What is public health? The World Health Organization ने 1952 में डिफाइन किया है पब्लिक हेल्थ को as the science and art of preventing diseases, prolonging life and promoting health through organized community efforts. तो इसमें क्या होता है बेसिकली पब्लिक हेल्थ में हम एक इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करते हैं, हम एक पॉपुलेशन पे फोकस करते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि डिजीजेस कैसे प्रिवेंट हो, लाइफ कैसे इंडिविजुअल की या पॉपुलेशन की कैसे लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाए और हेल्थ स्टैंडर्ड्स कैसे हम रेज कर सके ताकि अच्छी हेल्थ प्रमोट हो जाए। तो इसमें एक पूरी कम्युनिटी जो है वो एफर्ट्स लगाती है। तो आप कैसे पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करोगे, आप एक पर्टिकुलर पब्लिक को, पॉपुलेशन को कैसे उनकी हेल्थ प्रमोट करोगे? दीज इंक्लूड इनमें फॉलोइंग तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं हेल्थ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो है हमारे लिए वो है सैनिटेशन। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सैनिटेशन को प्रमोट करना। व्हाट इज सैनिटेशन? सैनिटेशन इज बेसिकली द क्लीनलीनेस ऑफ द सराउंडिंग्स बाय रिमूवल ऑफ सॉइल्ड थिंग्स। जितनी भी गंदगी होती है, जितनी भी सॉइल मैटर होता है, चाहे वो वेजिटेबल मैटर हो, एनिमल मैटर हो, ह्यूमन वेस्ट हो, कोई भी मैटर हो, कोई भी वेस्ट हो, उस चीज को क्लीन करना, उस चीज को यूजिंग सैनिटाइजिंग एजेंट, यूजिंग डिटर्जेंट्स वगैरह, उन चीजों को साफ करना। क्योंकि जितना हम सफाई रखेंगे, जितना क्लेंलीनेस होगा एनवायरनमेंट में, उतनी ही डिजीजेस का जो प्रेवलेंस है वो कम हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग पब्लिक हेल्थ में इंक्लूड हो जाता है सैनिटेशन। दूसरी चीज होती है कंट्रोल ऑफ कंटेजियस इन्फेक्शन। व्हाट आर कंटेजियस इन्फेक्शंस? Basically, contagious infections are those infections which are spread by contact, जो contact छूने से फैल जाती है। हम उसको सबसे बड़ा एग्जाम्पल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मीजल्स। मीजल्स काफी प्रेवलेंट है इंडिया में, तो काफी हद तक कम भी हो गया है। तो मीजल्स जो है वो कॉन्टैक्ट से, अगर किसी बच्चे को मीजल्स होगा, दूसरा बच्चा उसके साथ खेलेगा, कॉन्टैक्ट में रहेगा, तो ही इज लाइकली टू गेट मीजल्स। तो अगर हम एजुकेट करेंगे लोगों को कि कॉन्टैक्ट से मीजल्स फैल जाता है, तो यू हैव टू, अगर एक बच्चे को मीजल्स हुआ है तो दूसरे बच्चे को इससे दूर ही रखिए कुछ दिनों के लिए, तो उससे डिजीज प्रिवेंट हो सकती है, उससे वो जो ट्रांसमिशन चेन है डिजीज का वो स्टॉप हो सकता है, वो ब्रेक हो जाएगा चेन। तो वी हैव टू मेक श्योर, लोगों को एजुकेट करना है कि कंटेजियस इन्फेक्शन से किस तरह से रोका जाए। तीसरी चीज है हाइजीनिक एजुकेशन। लोगों को एजुकेट करना रिलेटिंग टू हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स, जो भी हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन है, कम्युनिटी हाइजीन है, लोगों को एजुकेट करना। और उसके हम कैंपेन्स करते हैं, लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज निकालती है, गवर्नमेंट अपने कैंपेन्स करती है, तो उन सब चीज़ों में वो इंक्लूड हो जाता है। देन इज द अर्ली डायग्नोसिस। हम अर्ली डायग्नोसिस कैसे करते हैं? किसी भी पर्टिकुलर डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उस डिजीज को अर्ली डायग्नोस करें। तो उसके लिए हमारे पास अच्छी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, जो कि हम जिसकी वजह से डिजीज को अर्ली डायग्नोस करें और अर्ली ट्रीटमेंट करें। एंड देन हमारे पास आ जाता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। किसी भी डिजीज को आप पहले ही प्रिवेंट करें ताकि वो और ज्यादा ना फैले। उसमें हम क्वारंटीन मेजर्स देखते हैं, वैक्सीनेशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी कोविड-19। वो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम थी, वो किसी एक इंडिविजुअल को नहीं हुई थी, पूरी एक पॉपुलेशन में हुई थी। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्वारंटीन सेंटर्स खोले थे, जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को क्वारंटीन किया ताकि डिजीज ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाए।
वैक्सीन लाए ताकि डिजीज का और फैल जाना स्टॉप हो जाए। तो ये सब चीजें प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में होता है। और एट द एंड ऑफ द डे हमें देखना है कि लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड्स एडिक्वेट रहे। जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करना है, और लोगों की जो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हम रिसेंटली देखा कि इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया। तो इस ओपन डेफिकेशन की वजह से कितनी सारी डिजीजेस फैल जाती थी। अब नाउ सिंस इंडिया हैज बिकम ओपन डेफिकेशन फ्री, तो एक लाइफ स्टैंडर्ड्स इंक्रीज हो गए, अच्छे एडिक्वेट हो गए, तो जिसकी वजह से डिजीजेस भी प्रिवेंट हो गई। तो ऐसी स्टेप्स जब हम उठाते हैं तो पब्लिक हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब हमारे पास टॉपिक आ जाता है वेटनी पब्लिक हेल्थ। व्हाट इज वेटनी पब्लिक हेल्थ? Veterinary public health is basically the sum of all contributions to the physical, mental, and social well-being of humans through the understanding and application of veterinary science. So it's same as public health, but जब हम veterinary sciences की knowledge, veterinary sciences का expertise पब्लिक हेल्थ में इंक्लूड करते हैं, अप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज वेटनरी पब्लिक हेल्थ। बेसिकली जो वेटनरी पब्लिक हेल्थ है, इट इज एक्चुअली अ ब्रिज बिटवीन द ह्यूमन हेल्थ एंड द एनिमल हेल्थ। ये एक ब्रिज, ये कनेक्ट करता है ह्यूमन और एनिमल हेल्थ को। ये सारी जितनी भी डिजीजेस है जो एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस में पहुंच जाती है, उनको मैनेज करता है, उनको प्रिवेंट करता है और उनको ट्रीट करता है। तो बेसिकली ये वेटनरी एक्सपर्टीज अप्लाई करते हैं हम सारी उन डिजीजेस को मैनेज करने के लिए। एंड हमें पता है कि एनिमल्स आर द सोर्स ऑफ फूड। दे प्रोवाइड अस मिल्क, दे प्रोवाइड अस एग्स, दे प्रोवाइड अस मीट, लेदर, वूल, ये सारी एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स जो है वो एनिमल्स से ह्यूमंस में जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स जो है, चाहे वो एडिबल है, नॉन एडिबल है, ये अल्टीमेटली ह्यूमंस में के पास जाता है और दे कैरी पैथोजेंस विद देम। ये अपने साथ इन्फेक्शंस, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स भी कैरी करता है, जो कि ह्यूमन बींग्स को फिर इन्फेक्ट करता है। तो उस चीज को मैनेज करना, उस चीज को, उस ट्रांसमिशन साइकिल को ब्रेक करना, वहां पर हमें वेटनरी साइंस की एक्सपर्टीज जरूरत होती है, एंड दैट इज नोन एज वेटनरी पब्लिक हेल्थ। The father of veterinary public health generally is recognized as James Harley Street. So he was a professor and he was a scientist in USA, and he had उसने बहुत contribution zoonosis में किया था. So that's where उसको हमने father of veterinary public health कहा है. And as far as India की बात है, तो इंडिया में महेंद्र पाल is considered as the father of veterinary public health. Now अब हम देखते हैं कि वेटनरी पब्लिक हेल्थ की एग्जांपल्स क्या है, मतलब हाउ इज वेटनेरियन रिस्पॉन्सिबल कि पब्लिक हेल्थ में कैसे इंटरवीन करता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो हमारे पास एग्जांपल आती है, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ रेबीज। हमें पता है कि रेबीज कितना प्रेवलेंट है इंडिया में, मतलब एवरी ईयर 15,000 से 20,000 लोग रेबीज की वजह से मरते हैं। एट द सेम टाइम हमें यह भी पता है कि रेबीज इज अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। सो जब तक रेबीज को हम वैक्सीनेशन नहीं देंगे, ये रेबीज 100% फेटल है। तो उस चीज के लिए मास वैक्सीनेशन ऑफ डॉग्स और डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बाय स्पेइंग, तो उस चीज में वेटनेरियंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब तक ये चीजें नहीं अप्लाई होंगी, रेबीज ह्यूमन पॉपुलेशन में कंट्रोल नहीं हो जाएंगी। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है प्रोएक्टिव टेथरिंग ऑफ डॉग्स टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर ड्रैकेंक्यूलोसिस। ड्रैकेंक्यूला एक डिजीज है, ड्रैकेंक्यूला मेडिनेंसिस एक वर्म है जो कि नॉर्मली जिसका लार्वा वाटर बॉडीज में पाया जाता है और वो डॉग के थ्रू स्प्रेड हो जाता है। तो जब तक हम डॉग्स को टेथर नहीं करेंगे, अगर किसी डॉग में ड्रैकेंक्यूला वर्म या उसका लार्वा पाया जाता है तो उसको फॉर एटलीस्ट 30 डेज के लिए टेथर किया जाता है, मतलब लीश पे रखा जाता है ताकि वो वाटर बॉडीज में न जाए और अपना लार्वा वहां पे थ्रू फीसेस अपना लार्वा सिक्रीट ना करे, जो कि वाटर बॉडीज के थ्रू वो ह्यूमन बींग्स में चला जाएगा। तो जब तक ये चीज एक बैक्टीरिया नहीं करेगा, तब तक ड्रैकेंक्यूलोसिस ह्यूमन पॉपुलेशन में फैलता रहेगा। तीसरी एग्जाम्पल है हमारे पास पीरियोडिक डीवर्मिंग ऑफ डॉग्स विद प्रासिक्वेंटर। तो जब तक फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ ऑफल्स ड्यूरिंग स्लॉटरिंग या वैक्सीनेशन ऑफ शीप and culling of aged sheep for cystic echinococosis. Basically, cystic echinococosis is caused by Echinococcus granulosus, and it is transmitted to human beings via meat, sheep का, तो all that. तो डॉग एक्ट करता है इसका होस्ट, एंड एज वेल एज शीप, बोथ एक्ट एज द होस्ट। डॉग इज द डेफिनेटिव होस्ट, शीप इज द इंटरमीडिएट होस्ट। तो जब तक हम डीवर्मिंग डॉग्स पे नहीं करेंगे रिगार्डिंग दिस पैरासाइट,
जब तक वेटनेरियंस डीवर्मिंग नहीं करेंगे तब तक वो ट्रांसमिशन साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा। तो उस ट्रांसमिशन साइकिल को ब्रेक करने के लिए वी हैव टू periodically deworm the dogs and जब भी स्लॉटरिंग होती है बीच की तो हमें सेफ डिस्पोजल करना है ऑफल्स। ऑफल्स मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स और जो भी इनएडिबल ऑर्गन्स है, जब उनको हम सेफली डिस्पोज ऑफ करेंगे तब जाके ये पैरासाइट इसका ट्रांसमिशन साइकिल स्टॉप हो जाएगा और ह्यूमन पॉपुलेशन तक नहीं पहुंचेगा। तो हमारे पास और भी काफी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि टीनियासिस। वी नो दैट टीनिया सोलियम दैट इज प्रेजेंट इन पिग मीट, राइट। सो जब तक पिग फार्मिंग में, पिग हस्बेंड्री में इंप्रूवमेंट्स नहीं आएंगी, हाइजीनिक इंप्रूवमेंट्स नहीं आएंगी, वैक्सीनेशन नहीं प्रॉपर होगा पिग्स का, एंथेलमेंटिक ट्रीटमेंट नहीं होगा, तब तक टीनिया सोलियम भी ह्यूमन पॉपुलेशन में साइकिल करता रहेगा और ह्यूमन पॉपुलेशन में ह्यूमंस को इफेक्ट करता रहेगा। एंड वी नो दैट कि टीनिया सोलियम जो है वो ह्यूमंस में न्यूरोसिस्टिस कॉसेस करता है। तो इन सब चीजों पे हमें क्या करना है, वेटनेरियंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वो पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वेटनेरियंस की जरूरत पड़ती है ना। हमने वेटनरी पब्लिक हेल्थ पढ़ा कि वेटनरी पब्लिक हेल्थ क्या होता है। नाउ देयर आर कंपोनेंट्स ऑफ वेटनरी पब्लिक हेल्थ। वेटनरी पब्लिक हेल्थ इज नॉट जस्ट अ सिंपल सब्जेक्ट, एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, सिंगल एंटिटी नहीं है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं जो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करता है, ह्यूमन बींग्स की लाइफ को इम्प्रूव करता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो वेटनरी पब्लिक हेल्थ का वन ऑफ द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज जूनोसिस। व्हाट आर जूनोसिस बेसिकली? जूनोसिस बेसिकली दो डिजीजेस होती है जो नेचुरली ट्रांसमिट होती है बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तो ये कंपोनेंट ऑफ वेटनरी पब्लिक हेल्थ है, ये पर्टिकुलरली फोकस करता है द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस, जैसे कि रेबीज है, ब्रूसेलोसिस है, एवियन इन्फ्लुएंजा है। सो दीज आर सम कुछ डिजीजेस है जो एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर होती है। तो उनकी प्रिवेंशन कंट्रोल करना दैट कम्स अंडर द component of zoonosis. There is a food safety. Veterinary public health plays a very crucial role in ensuring the safety of food which is derived from animals. So any food, be it meat, milk, eggs. So that important veterinarians का basically ये role होता है कि एक wholesome और safe food animal से human beings तक पहुंचे। तो इसमें आ जाता है inspection of the food production facilities, monitoring for various pathogens and implementing the food safety standards. जब basic food safety standards implement होते हैं तब जाके सेफ फूड ह्यूमन कंजप्शन के लिए पहुंच जाता है। देन कमिंग द थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है एनवायरमेंटल हेल्थ। वेटनरी पब्लिक हेल्थ एड्रेस करता है जो भी एनिमल्स का इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरमेंट पे एंड इन टर्न पब्लिक लाइफ पे पड़ता है। दिस इंक्लूड्स मैनेजिंग द वेस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर। जो भी एनिमल एग्रीकल्चर से वेस्ट आता है वो कैसे मैनेज होगा, जूनोटिक डिजीजेस वाइल्ड लाइफ में कैसे मैनेज होंगी, एंड प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल एनिमल ओनरशिप। फिर हमारे पास आ जाता है वन हेल्थ। वन हेल्थ एक सेपरेट टॉपिक है जो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो इट इज ऑल्सो कॉम्पोनेंट ऑफ वेटनरी पब्लिक हेल्थ। बेसिकली वन हेल्थ मैं ब्रीफली बताऊंगी इस टाइम पे। वन हेल्थ क्या होता है? ये एक ऐसा अप्रोच है जो ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ और एनिमल हेल्थ को कनेक्ट करता है। ये एक कोलैबोरेटिव अप्रोच विच अचीव्स द ऑप्टिमम हेल्थ फॉर ऑल। मतलब इसका बेसिक एम है कि ह्यूमन हेल्थ भी अच्छे से रहे, एनिमल हेल्थ भी अचीव हो जाए और एनवायरमेंटल हेल्थ भी अचीव हो जाए। Now, what are the other important aspects of veterinary public health? We have epidemiology. What is epidemiology? Epidemiology is basically the studying the pattern, the cause, and control of disease in animal population, and it helps in basically सर्विलेंस में हेल्प करता है कि डिजीज कहाँ पर पहुंची है। तो जब हम पर्टिकुलर डिजीज का पैटर्न, पर्टिकुलर डिजीज का कॉज, उसका कंट्रोल सब कुछ स्टडी करते हैं, उसको हम एपिडेमोलॉजी कहते हैं। ये हमारा एक सेपरेट यूनिट है जिसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। Then is the animal welfare. Animal welfare, it ensures the well-being of animal, which is also important part of VPH, because जब एनिमल्स की वेलबींग अच्छी होगी तो इसके इम्प्लीकेशंस ह्यूमन और एनिमल हेल्थ दोनों पर पड़ जाते हैं। Public health education extension. Veterinarians and VPH play a very important role when they educate the people. जब लोगों को हम educate करते हैं about zoonotic diseases, food safety and other relevant topics. तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को जब एजुकेट करेंगे, मैं फिर से रेबीज की एग्जाम्पल आती हूँ बिकॉज रेबीज प्रेवलेंट है इंडिया में एंड बहुत सारे लोग दे आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग कॉल्ड वैक्सीनेशन ऑफ द रेबीज। बिकॉज एनी डॉग और एनी कैट जब भी बाइट करता है लोगों को तो लोग बस ऐसे ही जाने दे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं है,
जब हमें पता है कि रेबीज एक 100% फेटल है, लेकिन अगर हम इसका वैक्सीनेशन करेंगे विद इन फर्स्ट 24 आवर्स, इट्स 100% प्रिवेंटेबल। तो लोगों को एजुकेट करना अबाउट द जूनोटिक डिजीजेस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. And finally comes the research. So it involves the veterinary public health, it involves the research into zoonotic diseases. Research करना about the zoonotic diseases, उनकी diagnosis, उनका treatment, research about food safety, कैसे हम food safety में help कर सकते हैं, कैसे हम food production facilities में pathogens को control कर सकते हैं, and other areas to improve the prevention and control strategies. Now, what are the international organizations जो कि in veterinary public health के साथ associated है? First and foremost thing is World Organization for Animal Health. Basically इसको पहले हम OIE कहते थे, 1924 में बनी है. And इसका basic जो focus होता है वो होता है on transparency, information, dissemination, international solidarity and animal disease control. तो जितनी भी international animal diseases है ये इन सब की information रखता है. डिजीज कहाँ पर पहुंची है, कहाँ पर इरप्ट हुई है, कोई डिजीज ज्यादा तो नहीं फैल रही है. तो एवरीथिंग अबाउट द डिजीज दैट कम्स अंडर द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ. देयर इज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ. So ये basically control करता है diseases like rabies, brucellosis and helps in the One Health guidance. Then comes the World Health Organization. World Health Organization is itself a big organization and ये single-handedly control करता है be it human diseases or animal diseases. तो in collaboration with FAO and World Organization for Animal Health ये help करता है in the zoonotic disease control and various public health initiatives जो improve करता है public health. जो इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएटेड है विद वेटरनरी पब्लिक हेल्थ, दे इंक्लूड इंडियन एसोसिएशन ऑफ वेटरनरी पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट. सो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये फोकस करती है ऑन फूड सेफ्टी, जूनोसिस, एनवायरमेंटल हाइजीन एंड अदर जितने भी एस्पेक्ट्स पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड है उन सब चीज़ों को फोकस करती है और उनमें कंट्रोल करने में हेल्प करती है. There is Association of Public Health Veterinarians. ये भी इन्वॉल्व होती है इन साइंटिफिक सेमिनार्स पर्टिकुलरली ऑन zoonotic diseases. Then is the National Association of State Public Health Veterinarians. ये help करती है in promoting the public health through veterinary medicine. And we have a World Veterinary Association जो represent करती है veterinarians को worldwide and committed है to the global list of essential veterinary medicines. Then Brooke is basically an animal charity. ये work करती है with the World Veterinary Association on access to the affordable and effective veterinary medicine. तो वेटनरी मेडिसिन की अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेस के लिए ये वर्ल्ड वेटनरी एसोसिएशन को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, वर्क करती है उनके साथ. देन वी हैव जोटिस. जोटिस इज बेसिकली अ ग्लोबल हेल्थ कंपनी. ये भी फोकस करती है एडवांसिंग केयर फॉर द एनिमल्स. देन वी हैव अमेरिकन वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन जो वन हेल्थ इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने में बहुत हेल्प करता है. And हमारे पास है फिर नेशनल एसोसिएशन फॉर बायोमेडिकल रिसर्च which focuses on the role of veterinarians in public health and One Health. Now एक separate topic है, public health भी हमने पढ़ा, veterinary public health भी पढ़ा, but still बहुत सारे questions हैं दिमाग में कि what is the role of veterinarians in public health? एक veterinarian, being a veterinarian, हम public health को कैसे improve कर सकते हैं? तो we have a big role to play as far as public health is concerned. First and foremost, veterinarians जो होते हैं in food producing animal practices, be it इंडस्ट्रीज में, फूड इंडस्ट्रीज में और गवर्नमेंट सर्विसेज में, वो हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं इम्पोर्टेंटली टू द सेफ्टी ऑफ द फूड सप्लाई. तो फूड सप्लाई जो है डायरेक्टली ह्यूमन कंजप्शन के लिए जाती है, तो फूड सप्लाई की सेफ्टी बेसिक मतलब ये देखना कि वो एनिमल पैथोजेंस, इंपॉर्टेंट जो पैथोजेंस एनिमल में वो उनसे कैसे फ्री है, वो उनसे सेफ है कि नहीं है, उस चीज़ में वेटरनरियंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर हम बात करते हैं मीट इंस्पेक्शन में, जो भी हमारे स्लॉटर हाउसेस है, गवर्नमेंट स्लॉटर हाउसेस है या पब्लिक स्लॉटर हाउसेस है, प्राइवेट स्लॉटर हाउसेस है, वहाँ पर एंटीमोर्टम एक्टिविटीज. व्हाट इज एंटीमोर्टम? एंटीमोर्टम इज बेसिकली जब आप लाइव एनिमल का प्रोफेशनल इंस्पेक्शन करते हैं टू सी दैट इफ दिस एनिमल इज suitable for meat purposes, if this animal is in well-being condition, अच्छी कंडीशन में है कि ये स्लॉटर करे
और फिर मीट पर्पसेस के लिए जाए। तो वो एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन कौन करता है? वो एक पब्लिक हेल्थ वेटनेरियन करता है। तो वो इंक्लूड उसकी इसमें श्योर करता है कि एनिमल अच्छी कंडीशन में है, जूनोटिक डिजीज में तो नहीं है कोई एनिमल में, प्री स्लॉटर जो है उसका काफी अच्छा इंस्पेक्शन होता है, एंटी माइक्रोबियल रेसिड्यूज तो नहीं है उस एनिमल्स में प्रेजेंट। तो उन सारी चीजों को वो एक वेटनेरियन जो है वो सब चीजों को यू नो देखता है, वो सब चीजों को स्टडी करता है, और तब जाके वो एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन के लिए जब वो इन सब चीजों को इंक्लूड करता है, तब जाके वो पास करता है एनिमल को फॉर स्लॉटरिंग। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। देन कम्स द पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम हमें पता है कि एनिमल की स्लॉटरिंग के बाद एनिमल को इंस्पेक्ट करना अच्छे से, उसके मीट को इंस्पेक्ट करना कि कोई डिजीज तो नहीं है, कोई रेजिड्यू तो नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, वो मीट ह्यूमन कंजप्शन के लिए इज इट फीजिबल, वो चीज भी एक वेटनेरियन ही देखता है। तो उसमें आप पूरे कैरकस को इंस्पेक्ट करते हैं एंड टिश्यू रेसिड्यू डिटर्मिनेशन करते हैं, लिम्फ नोड्स वगैरह, एवरीथिंग related to hygiene, related to pathogen control, related to infection, disease, वो सब चीजें एक वेटनेरियन देखता है एंड तब जाके वो पास करता है उस कैरकस को फॉर ह्यूमन कंजप्शन। Then is the food animal practice. Now, veterinarians and food animal practice also contribute generally to public health through herd health programs, जैसे disease treatment, prevention, uh, animal handling, environmental advice to animals, animal husbandry. तो veterinarian जो overall जो है वो help करता है पब्लिक हेल्थ को कि कैसे आप पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करें, आप कैसे पर्टिकुलर डिजीज की प्रिवेंशन कर सकते हैं, आप एनिमल हस्बेंड्री कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं एनिमल्स की, हैंडलिंग कैसे कर सकते हो एनिमल्स को, और इन्वायरमेंटल एडवाइस देता है, मतलब कि एनिमल्स का जितना भी इम्पैक्ट जो हमने पहले ही पढ़ा, एनिमल्स का इम्पैक्ट एनवायरमेंट पे कैसे पड़ता है, उसको कैसे कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। Another one of the important functions जो है veterinarians का, that is reproductive efficiency, vaccination regimen, nutrition, stress reduction, commodity group protocols, and biosecurity and biocontainment plans. So, nutrition related to animals, vaccination regimens related to animals, everything. तो ये सब चीजें जो है वो एक वेटनेरियन ही देखता है। And in addition to monitoring the herd health, most important activities include the appropriate and judicial use of antimicrobials. Now, this is a very important thing. हमें पता है कि एंटीमाइक्रोबियल्स एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं एनिमल्स में टू इंक्रीज द ग्रोथ, टू इंक्रीज द फीड एफिशिएंसी, उन चीज़ों में। तो उस चीज़ को मैनेज करना, और हमें ये भी पता है कि जब एनिमल्स में एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं वो जाके ह्यूमन बींग्स में फिर ट्रांसफर हो जाते हैं उनके रेसिड्यूज, बिकॉज व्हेन ह्यूमन बींग कंज्यूम एनिमल्स एंटीबायोटिक रेसिड्यूज वो चले जाते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो उस चीज़ को मैनेज करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ द वेटनेरियन। जब आप एनिमल्स में ही एक विड्रॉल पीरियड जो है हम कहते हैं उस चीज को, क्योंकि जब आप किसी एनिमल को एंटीबायोटिक देते हो तो आप कुछ टाइम तक, हर एनिमल का, हर एंटीबायोटिक का अपना विड्रॉल पीरियड होता है, तो आप कुछ टाइम तक उस एनिमल से दूध नहीं लेते हैं, आप उस एनिमल को स्लॉटर नहीं कर पाते जब तक कि उसकी बॉडी से वो एंटीबायोटिक रेसिड्यू सारा निकल जाए। उसके बाद आप उस एनिमल से दूध ले सकते हैं, मिल्किंग कर सकते हैं और उस एनिमल को स्लॉटर कर सकते हैं। तो ये चीज जो है, ये विड्रॉल पीरियड, ये एक वेटनेरियन ही मेंटेन करता है, बिकॉज इन द लॉन्ग रन ये एंटीबायोटिक रेसिड्यूज ह्यूमन चेन में एंटर नहीं हो पाते हैं। देन इज द डिजीज सर्वेलेंस। किसी भी जगह पर आउटब्रेक होना, वैक्सीनेशन अगेंस्ट एनी डिजीजेस जैसे इकोलाई, O15787, साल्मोनेला, तो वो चीज मैनेज करना, आउटब्रेक्स को मैनेज करना, कंट्रोल करना डिजीज को एनिमल पॉपुलेशन में, और प्रिवेंट करना उस डिजीज को ह्यूमन पॉपुलेशन में स्प्रेड करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना एनिमल्स को, बीट अगेंस्ट फुट एंड माउथ डिजीज, बीट अगेंस्ट इकोलाई, बीट अगेंस्ट साल्मोनेला, वो चीज दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द वेटनेरियन एंड दैट हेल्प्स अस in controlling the disease in a human population also. And then collaboration with the other health professionals. That is what we call One Health. One Health में human population, animal population, as well as environmental population environment include हो जाता है, जिसकी वजह से एक initiative increase हो जाता है disease prevention करने के लिए।
Then is the food facility inspection. फूड प्लांट जो है उसमें इंस्पेक्ट करना अबाउट द प्रोडक्शन, द रिटेल, द स्टोरेज ऑफ फूड, द स्टोरेज ऑफ फूड, तो देखना उस चीज को कि पैथोजन कंट्रोल हो जाए ड्यूरिंग द स्टोरेज, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एग्जामिनेशन, जितना भी फूड इम्पोर्ट होता है या जितना भी फूड एक्सपोर्ट होता है, एनिमल फूड, एनिमल बेस्ड फूड, उस चीज को एग्जामिन करना, टू चेक फॉर द पैथोजन, टू चेक फॉर द डिटेरियोरेशन, health department leadership, public health communication, food supply after disasters, and research into safer food production processes. So all these things, they are the functions of the veterinarian which help in improving the public life. हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट. एज आई ऑलरेडी सेड, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट एक सेपरेट चीज है. तो what is One Health concept? Basically, the World Health Organization ने One Health concept को define किया as an integrated, unifying approach that aims to balance and optimize the health of the people, animal as well as ecosystem. So basically, this concept, this term One Health, it was basically given by Rudolf Virchow. So it basically balances and optimizes and it basically control करता है तीनों फैक्टर्स को, एनवायरनमेंट को भी, ह्यूमन हेल्थ को भी और एनिमल हेल्थ को भी. तो ये एक एफर्ट है मल्टीपल हेल्थ प्रोफेशनल्स की, ताकि ये तीनों जो है, ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड एनिमल हेल्थ, ये तीनों मेंटेन हो, इन तीनों में एक ऑप्टिमम बैलेंस क्रिएट हो और इन तीनों में ऑप्टिमाइजेशन आ जाए. सो बेसिकली ये एक ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ को एक साथ चलाने का कैंपेन है. बेसिकली व्हाट इज द एम ऑफ द वन हेल्थ? इसका एम है एनहांस द इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन बिटवीन ह्यूमन मेडिसिन, वेटनरी मेडिसिन एंड एनवायरमेंटल मेडिसिन, expanding the scientific knowledge base. जो भी रिलेशन है बिटवीन ह्यूमन, एनवायरमेंट एंड वेटनरी मेडिसिन की, उसमें कोऑपरेशन इंक्लूड करना, एक इंटीग्रेशन लाना, इसकी साइंटिफिक बेस इंप्रूव करना, जो भी बायोमेडिकल रिसर्च है वो डिस्कवरीज करना, उनकी जो रिसर्च फैसिलिटीज को एक्सेलरेट करना, इंप्रूव करना, ह्यूमन एनिमल मेडिकल एजुकेशन को जो है वो इंप्रूव करना, क्लिनिकल केयर को इंप्रूव करना, बीट ह्यूमन क्लिनिकल केयर और एनिमल क्लिनिकल केयर, एंड पब्लिक हेल्थ एफिकेसी सबसे बड़ी चीज है. इन तीनों के इंटीग्रेशन से पब्लिक हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज को देखना. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जूनोटिक डिजीज होती है, कोई भी जूनोटिक डिजीज का आउटब्रेक होता है, बी इट निपा वायरस इन्फेक्शन, बी इट एवियन इन्फ्लुएंजा जो हम अक्सर देखते हैं होता रहता है, कोविड-19 और एनी अदर थिंग. तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ और एनिमल हेल्थ तीनों को एक सिंगल टेबल पे लाके खड़ा करें और इन डिजीज का मैनेजमेंट करें, तब जाके एक डिजीज प्रॉपरली कंट्रोल हो जाएगी. वन हेल्थ इनिशिएटिव क्या होता है? बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो वन हेल्थ में आती है, डिजीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज. Then is the combating the existing emerging disease and zoonosis. जितनी भी emerging disease है, जितनी भी zoonotic disease है, उनको control करना, combat करना. Animal model key to better health for all species. Application of emerging technologies. जितनी भी technologies है, nanotechnology है, AI है, sensors है, उनको apply करना ताकि हमारा जो target है, aim है, वो achieve हो जाए. And diagnostics and therapeutics developed through animal trials which benefit the human patients and vice versa. जितने भी हम animal trials करते हैं for the diagnostics, for medical treatment के लिए, तो वो चीजें हमें इनिशिएट करना और वो चीजों को इम्प्रूव करना जो कि बेनिफिट करता है ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को. तो जितने भी एनिमल ट्रायल्स वगैरह होते हैं रिगार्डिंग डायग्नोस्टिक पर्पसेस, रिगार्डिंग थेरेपेटिक पर्पसेस, मेडिसिनल ट्रायल्स होते हैं एनिमल्स में, ये देखने के लिए कि ये मेडिसिन ह्यूमन बींग्स पे इफेक्ट करेगी या एनिमल्स पे इफेक्ट करेगी, तो उन चीज़ों को इम्प्रूव करना, उन चीज़ों को एनहांस करना. Now, recognizing the importance of cross-disciplinary multinational working, four global organizations basically have now agreed to form One Health quadripartite. Now, basically दुनिया में 4 ऐसी organizations हैं जिन्होंने एक One Health quadripartite बनाया है. That includes the World Health Organization, the World Organization for Animal Health,
the Food and Agriculture Organization and United Nations Environment Program. Basically ये 4 organizations ने एक वन हेल्थ क्वाड्रिपार्टाइट बनाया है ताकि एक वन हेल्थ इनिशिएटिव को एनहांस कर सके और वन हेल्थ इनिशिएटिव को बेसिकली वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन इस चीज को मिले. बेसिकली उन्होंने 6 एरियाज पे मेनली वो फोकस करेंगे जो ये वन हेल्थ क्वाड्रिपार्टाइट है. लेबोरेटरी सर्विसेज मतलब रिगार्डिंग द डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, कंट्रोल ऑफ जूनोटिक डिजीजेज, जो भी जूनोटिक डिजीजेज जो भी डिजीजेज एनिमल्स के से ह्यूमन बींग्स में जाती है उनको कंट्रोल करना. निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, बेसिकली निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस वो ट्रॉपिकल डिजीज होती है जो बिलो पावर्टी लाइन जो पोर कंट्रीज में पाई जाती है एंड उन पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है. तो दीज आर कंसिडर्ड एज जो अफ्रीकन कंट्रीज जो भी पोर कंट्रीज है उनमें काफी ज्यादा डिजीजेस पाई जाती है जो प्रिवेंटेबल है बट उनमें ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है. तो उन पर फोकस करना. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जैसे कि हमने बोला कि व्हाट इज एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, बेसिकली इट्स वेरी हॉट टॉपिक नाउअडेज. तो इसमें इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है एंटीबायोटिक्स का किसी भी डिजीज के लिए विद द रिजल्ट के एंटीबायोटिक्स आजकल काम नहीं कर पा रहे इन्फेक्शन के खिलाफ. तो बैक्टीरिया जो है या वायरस जो है एक रेजिस्टेंस पैदा की है उन्होंने अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स. तो दैट इज नोन एज द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. फूड सेफ्टी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, देखना कि फूड जो है वो फार्म से ह्यूमन कंजप्शन तक सेफ पहुंच रहा है, फ्री फ्रॉम पैथोजेंस पहुंच रहा है. एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, हम देख रहे हैं आजकल एनवायरमेंटल हेल्थ कितना ज़्यादा एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से कितना इफेक्ट पड़ रहा है, क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ रहा है, डिजीजेस पे एनवायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है. क्योंकि जितना जितना एनवायरमेंट चेंज होता है डिजीजेस के जो वेक्टर्स है, पॉपुलेशन है वो चेंज होता जा रहा है और डिजीज की जो एक साइकिल है वो भी चेंज होता जा रहा है. तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, इन एरियाज को फोकस करना, वो एक वन हेल्थ का मेन इम्पोर्टेंट इशू है. बेसिकली वन हेल्थ जो है ये आया कहाँ से है? वन हेल्थ कॉन्सेप्ट वन मेडिसिन से आया है. वन मेडिसिन कॉन्सेप्ट जो है इट वाज बेसिकली गिवन बाय कैल्विन श्वाब. वो एक वेटनरी एपिडेमोलॉजिस्ट थे एंड पैरासाइटोलॉजिस्ट थे. तो बेसिकली क्या होता है ये वन मेडिसिन क्या है? इट इज अ इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ वेटनरी एंड ह्यूमन मेडिसिन टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द डिजीजेस ऑफ एनिमल ऑरिजिन. ओके, ये वेटनरी ह्यूमन मेडिसिन का एक अप्रोच है ताकि वो डिजीजेस कंट्रोल हो जाए जो कि एनिमल से आ जाती है. So the interrelationship between human and animal health is at the core of the discipline of comparative medicine and it is the basis of the one medicine. So one medicine का basis यही है जो कि एनिमल और ह्यूमन डिजीजेस की एनिमल और ह्यूमन डिजीजेस के बीच में जो एक इंटर रिलेशनशिप है वो डिजीज जो ह्यूमन बींग्स में आती है वाया एनिमल्स. सो दैट इज वो एक वन मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है एंड इसी वन मेडिसिन के कॉन्सेप्ट से वन हेल्थ इमर्ज हो गया है. ना हमने ऑलरेडी पढ़ा कि वन हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो कौन कौन से एरियाज है. तो हमने ऑलरेडी पढ़ा जूनोटिक डिजीजेस. तो एनी डिजीज दैट्स नेचुरली ट्रांसमिसिबल बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, that is zoonotic disease. And we know that 60% of the existing human disease is zoonotic है and 70% 75% जो emerge हो रही है जैसे कि एबोला, HIV, इन्फ्लुएंजा, जितनी भी इमर्जिंग इन्फेक्शंस है वो ह्यूमन बीइंग की ऑरिजिन है. और एवरी ईयर 5 ह्यूमन डिजीज अपेयर हो जाती है पॉपुलेशन में जिनका ऑलरेडी एनिमल ऑरिजिन होता है. और 80% ऑफ द पोटेंशियल बायोटेररिस्ट एजेंट जो होते हैं दे आर जूनोटिक पैथोजेंस. तो इन चीजों को देखकर वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ जूनोटिक डिजीजेस एंड हमें पता है कि जूनोटिक डिजीजेस को कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है ताकि वो ह्यूमन पॉपुलेशन में एंटर ना हो जाए. सेकेंड पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया फूड सेफ्टी. तो हम ये थोड़ा डिटेल में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज जब हम वन हेल्थ की बात करते हैं तो वन हेल्थ में सारा इंक्लूड हो जाता है. तो फूड सेफ्टी इज बेसिकली अ साइंटिफिक डिसिप्लिन जो डिस्क्राइब करता है द हैंडलिंग, प्रिपरेशन, स्टोरेज ऑफ फूड इन वेज विच प्रिवेंट द फूड बॉर्न इलनेस. तो इस तरह से हम फूड को हैंडल करते हैं, प्रिपेयर करते हैं ताकि फूड बॉर्न इलनेस जो है वो प्रिवेंट हो जाए. It's very important in order to provide a safe and adequate food and water to the animals, to the human beings. So उस चीज के लिए we have to make sure कि proper food chain से food चले. तो veterinarians they have this expertise because they can address any problem in the food production system
दे हैव दिस एक्सपर्टीज, वो इकोसिस्टम मैनेजमेंट कर सकते हैं और जितनी भी फूड में कंटामिनेशन प्रॉब्लम्स है, बी इट माइक्रोबियल कंटामिनेशन, बी इट एंटीबायोटिक कंटामिनेशन, किसी भी अडल्ट्रेंट, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कंटामिनेशन, उन चीज़ों को डिटेक्ट करना और उन चीज़ों को मैनेज करना. सो दैट ऑल कम्स अंडर द वन हेल्थ. देन इज द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. एज हमने अभी पढ़ा कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जब मिसयूज और ओवरयूज हो रहा है एंटीबायोटिक्स का, उस वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दे आर नॉट एबल टू, दे डोंट गेट डिस्ट्रॉयड, तो दे रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं कर पा रहे हैं. सो रिजल्टिंग इन द ट्रीटमेंट फेलियर. तो उसकी वजह से एक ट्रीटमेंट फेलियर हो जाता है ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में भी. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो इस चीज को वर्क करना, इस चीज पर कंट्रोल करना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. तो इसमें ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन प्रोफेशनल्स, वेटनेरियंस को सामने आना है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जब ह्यूमन पॉपुलेशन में कंट्रोल करेंगे एंटी माइक्रोबियल मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, और वेटनेरियंस जब एनिमल पॉपुलेशन में कंट्रोल करेंगे मिसयूज एंड ओवरयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, तब जाके हमारे जो बच्चे कुछ एंटीबायोटिक्स है जो आजकल काम कर रहे हैं वो बच जाएंगे. अदरवाइज आफ्टर फ्यू इयर्स जो हमारे हाईली इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स है वो भी एक सिंपल इन्फेक्शन के लिए भी काम नहीं कर पाएंगे. तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो हमें, वी हैव टू मेक श्योर इस चीज को हमें एड्रेस करना है. देन इज द डिजास्टर प्रिपेयरनेस. डिजास्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग. हमें पता है कि एनी टाइम कोई भी डिजास्टर आ सकता है, बीट नेचुरल डिजास्टर, बीट मैन मेड डिजास्टर. सो व्हेन वी हैव, जब एक वेटनेरियन को नॉलेज होगी अबाउट द डिजीज एपिडेमोलॉजी, हेल्थ हस्बेंड्री एंड बिहेवियर, तो वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर. तो डिजास्टर मैनेजमेंट में बेसिकली 4 चीजें आ जाती है: मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी. तो इन चारों में वेटनेरियंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ताकि पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव हो जाए, इमरजेंसी प्लान्स वगैरह, एवरीथिंग. डिजीज नॉर्मली जो मैन मेड या नेचुरल डिजास्टर में डिजीजेस आ जाती है वो चीज़ें इम्प्रूव हो जाए. एंड रिकवरी वगैरह कैसे हो जाएगी, रिकवरी में इम्पोर्टेंट आ जाता है डेब्रीज मैनेजमेंट, हाउसिंग, हेल्थ एंड सोशल एक्टिविटीज. तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट जर्म्स जो है वो इजीली स्पेंड हो सकती है थ्रू कम्युनिटीज, द फूड सप्लाई, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड द एनवायरनमेंट, मेकिंग इट वेरी मच हार्ड टू ट्रीट अ सर्टेन इन्फेक्शन. और हम जब क्लाइमेट की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो मस्कीटोज एंड जितने भी बाकी वेक्टर्स होते हैं डिजीज स्प्रेड में इम्पोर्टेंट में, वो उनका जो होस्ट रेंज है वो इंक्रीज हो जाता है, और उस वजह से वेक्टर बोर्न डिजीजेस का प्रेवलेंस इंक्रीज हो जाता है. ह्यूमन एनिमल बॉन्ड इससे इम्प्रूव हो जाता है. एंड एट द एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर, तो जिसकी वजह से एनिमल्स बीमार हो सकते हैं, ह्यूमन बींग बीमार हो सकते हैं. तो उस चीज़ को मैनेज करना, ये सब एक वन हेल्थ अप्रोच के अंडर आता है. तो वन हेल्थ अप्रोच एक बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है. इसमें इट एनकम्पासेस एवरीथिंग. सो एक अप्रोच जो बहुत सारे डिसिप्लिन और सेक्टर्स को कोलैबोरेशन करता है ताकि मेंटल हेल्थ, इंजरी, क्रॉनिक डिजीज, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जूनोटिक डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये सब चीज़ इसके अंडर आ जाती है. तो हमारा ये पहला जो एक सब टॉपिक था ये खत्म हो गया. नाउ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फूड एंड मिल्क हाइजीन. ना फूड एंड मिल्क हाइजीन में हम मोस्टली हाइजीनिक चीज़ें पढ़ेंगे. So starting with the topic food hygiene. What is food hygiene? Food hygiene is basically all the measures which are necessary for ensuring the safety, wholesomeness and soundness of food at all stages from its production to its final consumption. तो फूड की जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोडक्शन फूड का फार्म लेवल पर होती है. उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो फूड प्रोडक्शन फैसिलिटीज में होती है, और उसकी कंजप्शन ह्यूमन एंड पे होती है. तो फार्म से लेकर ह्यूमन कंजप्शन तक जितनी भी नेसेसरी मेजर्स है
to ensure कि food safe हो, food wholesome रहे, food sound रहे, food free रहे from all the pathogens. That is termed as food hygiene. World Health Organization ने basically 5 principles दिए हैं regarding the food hygiene, and we have to make sure कि ये 5 principles कभी भी follow किए जाएं. तो ये हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी फॉलो करते हैं, जो आपने देखा होगा जब हम पढ़ेंगे यू विल गेट टू नो हम नॉर्मल लाइफ में फॉलो करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फूड हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, ताकि जो भी फूड में पैथोजेंस हो वो इंसान को अफेक्ट ना करे, वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए. First and foremost thing is prevent the contaminating food with pathogens spreading from people, pets and pests. So जब भी हमारे पास कोई फूड होता है तो वी हैव टू मेक श्योर, तो हमें उस फूड को बचाना है उन पैथोजन से जो लोगों से फैल सकता है, पेट्स से फैल सकता है, जो हमारे घर में पेट्स होते हैं, या पेस्ट से फैल सकता है, जो यू नो दैट पेस्ट छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं उनसे फैलता है. तो सबसे फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट वो आप कैसे करते हैं, आप फूड को कवर करते हैं. तो ये एक बेसिक चीज है जो हर घर में फॉलो होती है और फॉलो होनी चाहिए, ताकि इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड ना हो, ताकि कोई फूड बॉर्न इलनेस ना हो. तो जब भी आप घर पे देखते हैं खाना होता है तो वो हमेशा कवर्ड होता है, ताकि अगर कोई इंसान बीमार हो उसकी छींक खाने पर ना पड़ जाए और पैथोजन ट्रांसफर ना हो जाए. पेट्स हमारे घर पे हो, वो उस फूड को छुए ना, या उनके फीसेस, उनके एक्सक्रीटा, उनकी सलाइवा उस फूड को कांटेक्ट ना करे. और जो भी पेस्ट होते हैं, मस्कीटो, छोटे मोटे कीड़े होते हैं जो हमारे पास फूड स्टोर होता है, वो उसको इफेक्ट ना करे. तो ये सबसे की प्रिंसिपल है फूड हाइजीन का. दूसरा है सेपरेट द रॉ एंड कुक्ड फूड्स टू प्रिवेंट द कंटामिनेटिंग द कुक्ड फूड्स. तो इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि रॉ फूड भी होता है कभी कभार घर पे और कुक्ड फूड भी होता है. तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें इन दोनों को हमेशा सेपरेट करके रखना है, बिकॉज जो फूड कुक्ड होता है वो नॉर्मली उसमें पैथोजेंस मर गए होते हैं कुकिंग की वजह से, और रॉ फूड में ऑलरेडी पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं. इफ वी सी वेजिटेबल्स, हमारे पास रॉ वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें ऑलरेडी पैथोजेंस होते हैं, उनमें ऑलरेडी फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनमें ऑलरेडी मैन्योर वगैरह लगा हुआ होता है. तो बिफोर वॉशिंग उसमें पैथोजेंस होते हैं. तो अगर हम रॉ फूड और कुक्ड फूड को साथ में रखेंगे तो डेफिनेटली इन्फेक्शन पैथोजेंस ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम रॉ से कुक्ड फूड पर. तो वी हैव टू मेक श्योर उस चीज को हम सेपरेट करके रखें. कुक फूड विद अप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ टाइम एंड एट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर टू किल द पैथोजेंस. जब भी हम फूड को स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में, या ऐसे ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, एंड देन वी हैव टू कंज्यूम दैट फूड, हमें वो फूड पर खाना है. खाने से पहले हमें मेक श्योर करना है कि जो हमें वो खाना है वो अच्छे टेम्परेचर पे कुक करें. मतलब साइंटिफिकली कुकिंग टू द टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस कोर टेम्परेचर हो, ताकि जब उबाल आ जाए खाने में अच्छे से, कि ताकि उस दौरान अगर रेफ्रिजरेशन के टाइम पे, फ्रीजिंग के टाइम पे और नॉर्मल टेम्परेचर में जब हम फूड को रखते हैं उस टाइम पे कोई पैथोजन ग्रो हो गया होगा या कोई पैथोजन होगा फूड में, वो इस हीटिंग पे, इस कुकिंग पे वो पूरा मर जाए. तो वी हैव टू कुक, हमें हमेशा खाना हाई टेम्परेचर पे कुक करना चाहिए, हाई टेम्परेचर पे हीट करना चाहिए, रीहीट करना चाहिए, ताकि जो भी पैथोजन कोई होगा वो मर जाएगा. देन स्टोरिंग फूड एट द प्रॉपर टेम्परेचर. हमें हमेशा देखना है कि अगर हमें कोई भी फूड स्टोर करना है, मेक श्योर कि वो हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें, प्रॉपर टेम्परेचर होता है. या कोई ऐसा हाई पेरिशेबल फूड आइटम होता है वो हम फ्रीजर में रखते हैं, -18 पे रखते हैं. अगर आप रूम टेम्परेचर पे कोई फूड रखेंगे गर्मियों में, इस टाइम पे रखेंगे, तो पता है कि टेम्परेचर है, अच्छा खासा टेम्परेचर है, तो पैथोजन के लिए, ग्रोथ के लिए भी टेम्परेचर जो है वो अच्छा है, तो पैथोजन ग्रो करेगा उसमें. तो हमें देखना है कि फूड को हमेशा प्रॉपरली अच्छे टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर फीजिबल है फूड के लिए, उस पर स्टोर करना है. एंड यूज सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल्स. तो जब भी हम फूड को कुक करते हैं वी हैव टू मेक श्योर कि जो पानी हम यूज कर रहे हैं वो सेफ हो, वो फ्री फ्रॉम पैथोजेंस हो. नॉर्मल टैप वाटर यूज ना करें, वेल का वाटर यूज ना करें, हैंड पंप्स का वाटर यूज ना करें, प्रॉपर वाटर यूज करें. क्योंकि वाटर में भी जब हम आगे इन्वायरमेंटल हेल्थ पढ़ेंगे हमें समझ आएगा वाटर में कितने सारे पैथोजेंस होते हैं, वो फूड में ना चले जाए और अल्टीमेटली वो ह्यूमन बींग्स में चले जाएंगे, लीडिंग टू फूड बॉर्न इलनेसेस, फूड पॉइजनिंग.
तो उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की प्रिंसिपल ये है जो कि हमें हमेशा फूड हाइजीन में फूड को मेंटेन करने के लिए फॉलो करनी चाहिए। नाउ कमिंग टू मिल्क हाइजीन। नाउ अब हम मिल्क का चैप्टर मिल्क के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मिल्क हाइजीन के रिलेटेड वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन मिल्क हाइजीन को स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं मिल्क की। व्हाट इज मिल्क बेसिकली? तो मिल्क बेसिकली इज डिफाइंड एज wholesome, fresh, clear lacteal secretion obtained by the complete milking of one or more apparently healthy udders, excluding that obtained within 15 days before and 5 days after calving, or such periods as may be necessary to render the milk colostrum free and containing the minimum prescribed percentage of milk, fat and SNF. तो बेसिकली मिल्क की ये बात है कि ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है मिल्क की। तो बेसिकली मिल्क अगर हम सिंपलर टर्म्स में देखेंगे, मिल्क वो सेक्रीशन है जो हम काऊ के या बफेलो के या गोट के किसी भी एनिमल के अडर से लेते हैं। एक लैक्टियल सेक्रीशन है, उनके मैमरी ग्लैंड्स जो है उससे ऑब्टेन करते हैं, जो कि हेल्दी अडर होना चाहिए। लेकिन उस एनिमल के कार्विंग के मतलब उसकी पार्चुरेशन के 15 डेज से पहले और 5 दिन के बाद, क्योंकि वो जो कार्विंग के या पार्चुरेशन के 15 डेज पहले और 5 दिन होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी ऐड हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल मिल्क में नहीं आता है। तो कार्विंग के 15 डेज पहले और कार्विंग के 5 दिन के बाद की जो लैक्टियल सेक्रेशन होती है, जो हम हेल्दी एनिमल से लेते हैं, उसको मिल्क कहते हैं। मिल्क शुड बी कोलेस्ट्रॉल फ्री एंड इसमें मिनिमम प्रिस्क्राइब जितनी भी हमारी प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज होती है मिल्क फैट की या मिल्क सॉलिड्स नॉट फैट की, वो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल काउ मिल्क देखते हैं हम, काउ मिल्क में मिनिमम फैट परसेंटेज शुड बी 3.5% एंड मिनिमम एसएनएफ दैट इज सॉलिड्स नॉट फैट वो होना चाहिए 8.5%। तो हम जिस एनिमल से भी मिल्क ले रहे हैं, जितना भी उनका प्रिस्क्राइब्ड फैट और प्रिस्क्राइब्ड एसएनएफ है उतना होना चाहिए, और वो मिल्क कोलेस्ट्रॉल फ्री होना चाहिए, और पार्चुरेशन के 15 दिन पहले और 5 दिन बाद वाला नहीं लेना चाहिए, और क्लियर होना चाहिए और हेल्दी आर्डर से लेना चाहिए। तो उसको हम प्रॉपरली कहेंगे मिल्क। अब होता है मिल्क हाइजीन। मिल्क हाइजीन क्या होता है? सेम the science which is concerned with production of clean, wholesome milk which is free from bacteria or other diseases causing organisms and maintenance of this condition from farm to consumer. That is termed as milk. तो बेसिकली जब हम मिल्क ऑब्टेन करते हैं, होलसम मिल्क ऑब्टेन करते हैं, तो द साइंस उस चीज को मेंटेन करना कि वो मिल्क फ्री हो फ्रॉम बैक्टीरिया, फ्रॉम एनी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम एनी पैथोजन। जब हम वो चीज फार्म से लेते हैं और कंज्यूमर की तरफ देते हैं, उस चीज को मेंटेन करना, उस साइंस को पढ़ना, उस चीज को अप्लाई करना, दैट इज नोन एज मिल्क हाइजीन। Now we have another topic, source of raw milk contamination on the farm. तो we know that farm पे milking होती है, तो what is the source of contamination? milk तो होगा ही contaminate, but वो contamination आती कहाँ से है? बेसिकली जब हम कंटेमिनेशन देखते हैं फार्म पे, नॉर्मली हमें दो टाइप्स की कंटेमिनेशन होती है। वी हैव कंटेमिनेशन इंटीरियर ऑफ द अडर, एक्सटीरियर ऑफ द अडर। कुछ कंटेमिनेशन जो होती है, कुछ पैथोजेंस जो होते हैं वो अडर के अंदर से ही आते हैं मिल्क में, और कुछ पैथोजेंस होते हैं वो अडर से बाहर होते हैं, मतलब वो एनवायरमेंट में होता है। द इंटीरियर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है हेल्थ ऑफ द एनिमल्स। अगर मिल्क के अडर से, अगर मैमरी ग्लैंड से ही बहुत सारे पैथोजेंस आते हैं, दैट मीन्स एनिमल हेल्दी नहीं है, एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज। और अगर एक्सटीरियर से आते हैं, जैसे कि फार्म, इक्विपमेंट्स, पर्सन्स, वाटर, एनवायरमेंट से, दैट मीन्स हमारा एनवायरमेंट साफ नहीं है, दैट मीन्स सैनिटेशन प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रही है। और यही दो फैक्टर्स डिटरमाइन करता है कि मिल्क साफ है कि नहीं, मिल्क हाइजीन कैसा है, इन्फेक्शन ट्रांसमिट कितना होगा फार्म से लेकर ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि अल्टीमेटली मिल्क कौन कंज्यूम करता है? अल्टीमेटली मिल्क ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि ये दो चीजें हमें इन पर वर्क करे और देखें कि इन्फेक्शन का सोर्स कहाँ से होता है। कमिंग टू द इंटीरियर ऑफ द अडर, बेसिकली एनिमल इटसेल्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है माइक्रोऑर्गेनिज्म का।
तो यूजुअली जो अडर होता है उसके टीथ पे जो होता है उस पर वहां पर एंटर होता है कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन अडर में जब जाता है वो टीथ से ही जाएगा। तो अगर हम देखेंगे टीथ का जो डक्ट होता है कि बेसिकली उसमें केराटिनाइज एपिथेलियम लगा हुआ होता है। तो इसकी वजह से केराटिनाइज एपिथेलियम जो होता है वो आपने एनाटॉमी में ऑलरेडी पढ़ा होगा एपिथेलियम के टाइप्स और केराटिनाइज एपिथेलियम के टाइप्स। तो ये जो केराटिन लेयर होती है मिल्क डक्ट में, तो उसकी वजह से बहुत सारा मिल्क रेसिड्यू रहता है। जब मिल्किंग हो रही होती है अडर से तो उस केराटिनाइज एपिथेलियम में काफी ज्यादा मिल्क रहता है और मिल्क रेसिड्यूज जब रहते हैं कहीं पर भी तो मिल्क हमें पता है एक सोर्स है पैथोजन का, क्योंकि मिल्क स्वीट इन टेस्ट है, लिक्विड है, तो एक अच्छा मीडियम है पैथोजन ग्रोथ के लिए। तो अगर कहीं पर मिल्क रेसिड्यू रहेगा तो वहां पर पैथोजन इनफैक्ट ग्रोथ करेंगे ही, वहां पर माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे, तो वहां पर वो चीजें ग्रो होती है। और जब आप मिल्किंग कर रहा होता है कोई बैक्टीरिया तो वहां पर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जमा हो गए होते हैं, तो वो सारे लार्जेस्ट नंबर पे बिगिनिंग में जितनी भी हम मिल्क पहले मिल्किंग करते हैं पहले फर्स्ट फ्यू स्ट्रिप में वो सारा मिल्क में आ जाता है और फिर अल्टीमेटली कम कम होता है, लेकिन पहली स्ट्रिपिंग में वो सारा मिल्क में चला जाता है। So this is mainly due to mechanical dislodging of bacteria, particularly teeth canal में जहाँ पर probably highest number of bacteria होते हैं। That's why एडवाइस किया जाता है कि जब भी मिल्किंग हो रही होगी तो फर्स्ट फ्यू ड्रॉप्स जो होते हैं वो हमेशा डिस्कार्ड करने चाहिए ताकि बैक्टीरिया उसमें चले जाए, बैक्टीरिया निकल जाए, फिर आप बाकी का जो मिल्क है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट फ्यू ड्रॉप्स जो होते हैं वो हमेशा से फेंक देने चाहिए ताकि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो। और मिल्क फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स वेरीज इन नंबर्स। तो वी नो दैट देयर आर 4 क्वार्टर्स ऑफ मैमरी ग्लैंड में 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो यू नेवर नो कि इस क्वार्टर में कौन सी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया है, उसमें कौन सी स्पीशीज है, इसमें कितना है, उसमें कितना है, यू नेवर नो। तो अब हमारे पास है कौन कौन से बैक्टीरिया नॉर्मली अडर में ग्रो करते हैं। फर्स्ट इज द माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस नॉर्मली इट्स अ बैक्टीरिया, तो ये कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 30 to 90% इन द इंटीरियर ऑफ द अडर्स। सो बेसिकली इसके फीचर्स ये है कि इट्स स्लो ग्रोइंग, बट इफ इट इज अलाउड टू ग्रो, अगर ये हम मतलब कोई मेजर्स नहीं लेंगे सैनिटेशन के, डिसइंफेक्शन के या क्लीनलीनेस के, व्हाट विल इट डू, ये एसिड फॉर्मेशन करता है। इसकी प्रॉपर्टी है कि एसिड फॉर्मेशन प्रोटियोलाइसिस करता है। दो दे आर नॉन पैथोजेनिक इन नेचर। नॉन पैथोजेनिक मीन्स ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट मिल्क में प्रोटियोलाइसिस करेगा, एसिड फॉर्मेशन करेगा। और जब प्रोटियोलाइसिस मिल्क में होगा, प्रोटियोलाइसिस मीन्स जब प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं मिल्क में उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो मिल्क में एक बिटर टेस्ट आ जाएगा, एसिड फॉर्मेशन आ जाएगा, मिल्क में कर्डलिंग हो जाएगी। तो ये दो चीजें आ जाएगी, मिल्क की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो वी हैव टू मेक श्योर कि डिसइंफेक्शन करें और इनको हटा दें, इन बैक्टीरिया को अडर से। देन हमारे पास आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस हमें पता है दीज आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इनका ऑकरेंस, इनकी प्रेवलेंस अराउंड 0 to 50% होती है। देन ये लेस फ्रीक्वेंट है माइक्रोकोकस से, बट हमारे पास एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस एगैलेक्सिया, वो प्रेजेंट हो सकता है नॉन क्लिनिकल मास्टाइट्स में। वो हम आगे जाके मास्टाइट्स पूरा एक टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो नेचुरल हैबिटेंट ऑफ अडर है। ये मोस्टली पैथोजेनिक नहीं होते हैं, बट ये मिल्क क्वालिटी को डिटोरिएट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देन हमारे पास आ जाते हैं एस्पोरोजेनस ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, जो लेस देन 10% होते हैं। ग्राम नेगेटिव रॉड्स जैसे वो भी लेस देन 10% होते हैं। बैसिलस स्पोर्स, बैसिलस दे आर द बैक्टीरिया, वो लेस देन 10% होते हैं। मिसलेनियस बाकी सब छोटे मोटे बैक्टीरिया लेस देन 10% होते हैं। सो ये हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया अबाउट जितने टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन कौन से नॉर्मली अदर के अंदर होते हैं। तो दे आर मोस्टली नॉन पैथोजेनिक, बट अगर हम इनको ऐसे ही रखेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये मिल्क की क्वालिटी डिटोरिएट करते हैं। So we have Lactococcus lactis species.
वो नॉर्मली मिल्क में होता है, लेकिन वो कभी भी अडर से नहीं आता, वो नॉर्मली एक्सटर्नल सोर्सेस से ही मिल्क में एंटर हो जाता है। तो हमने अभी पढ़ा ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में वी हैव बैक्टीरिया। कोराइनी बैक्टीरियम बोवस जो है, दैट इज बेसिकली द कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिप्थीरिया। ये डिप्थीरिया करता है और ह्यूमन बींग्स में करता है। तो ये नॉन पैथोजेनिक है, बट अगर हमने प्रॉपर डिसइंफेक्शन नहीं किया, अगर ऐसे ही रहने दिया, तो इट कैन कॉज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मीन्स फैट्स की ऑक्सीडेशन। तो इट इज नॉट बीन फाउंड फ्रॉम अदर सोर्स। ये फीसेस या मिल्क प्रॉक्स में नहीं होते, ये मिल्क में ही होते हैं। तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है, दे आर एक्सक्रीटेड इन पोर मिल्क ओनली। तो मतलब पहले ही मैंने जो पहले बोला कि मिल्किंग के टाइम पे कुछ मिल्क रेसिड्यूज मिल्क डक्ट के केराटिनाइज्ड एपिथेलियम में रहते हैं, जिसकी वजह से पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। और जब हम नेक्स्ट टाइम मिल्किंग करते हैं, तो वो पहले कुछ ड्रॉप्स में ही मिल्क में आ जाते हैं। तो वो उसको हम कहते हैं पोर मिल्क, जो पहले मिल्क पहला मिल्क निकलता है डक्ट टीथ से, अडर से। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया उसी में आता है। एंड इफ एनी एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज, तो अगर कोई मास्टाइटिक प्रॉब्लम होगी, ट्यूबरक्लोसिस होगा, ब्रूसेलोसिस होगा, तो वो भी मिल्क में ही आ जाएगा। द मोस्ट कॉमन डिजीज जो मिल्क एनिमल्स में होती है, वो है मास्टाइट्स। एंड बहुत सारे इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। ये मैंने ऑलरेडी कहा कि मास्टाइट्स हम सेपरेटली पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिवली पढ़ेंगे हम मास्टाइट्स। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमने इस टाइम यहाँ पर इससे मास्टाइट्स का नाम लाया कि मोस्ट कॉमन डिजीज होती है मिल्क एनिमल्स में। एंड मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट जो होता है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस एगैलेक्सिया, दैट इज नॉर्मली प्रेजेंट। Now, this organism, ये जो Streptococcus agalactia, it's a normal habitant of the udder. It's not pathogenic to man. Now we have another organisms also, which are potential, जो काफी ज्यादा pathogenic होते हैं human beings के लिए, जो milk में और udder में पाए जाते हैं। जैसे कि we have Staphylococcus aureus, we have Escherichia coli, जैसे कि we have कभी कभार Streptococcus pyoporus और Streptococcus dysgalactia. So ये certain pathogenic organisms हैं जो milk में होते हैं एंड जो कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। देन अदर ऑर्गेनिज्म जो हम नॉर्मली देखते हैं मिल्क में, दैट इंक्लूड्स लिस्टीरिया स्पीशीज, लेप्टोस्पायरा स्पीशीज, बैसिलस सीरियस, पास्टोरेला मल्टोसिडा, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेंस, एक्टिनोमाइसीट्स, कॉल्फिला बर्नेटाई, एंड वी हैव अ यीस्ट, एक है फंगे, क्रिप्टोकोकस नियोफिलमेंट्स। तो ये सारी पैथोजेंस भी मिल्क में प्रेजेंट होती है, इंटीरियरली आ सकते हैं। एंड ये पर्टिकुलर डिजीजेस करते हैं। हमें पता है कि लिस्टीरियोसिस करता है, मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस करता है मैन में, लेप्टोस्पायरोसिस जॉन्डिस करता है मैन में, बैसिलस सीरियस अगर होता है प्रेजेंट, तो ये वॉमिटिंग करता है, डायरिया करता है, टॉक्सिन्स रिलीज होता है मिल्क में। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है, पैथोजन जो है, वो ह्यूमन बींग्स में डिजीजेस करते हैं। And the organisms which came through the animal include Mycobacterium tuberculosis. अगर कोई animal is suffering from tuberculosis, तो उसका जो पैथोजन है Mycobacterium tuberculosis, वो मिल्क में आ सकता है। ब्रूसुला वाटर्स, वो भी मिल्क में आ सकता है। तो अब इतने सारे पैथोजन हमने पढ़े कि ये मिल्क में इंटीरियरली आ सकते हैं। अभी हम एक्सटीरियर एनवायरनमेंट पे गए नहीं। ये सारे जो है, कुछ नॉन पैथोजेनिक है, कुछ पैथोजेनिक है। जो नॉन पैथोजेनिक है, वो नॉन पैथोजेनिक तो है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मिल्क की क्वालिटी खराब कर सकते हैं। जो पैथोजेनिक है, वो डायरेक्टली अगर ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करेंगे, तो उनमें इलनेसेस क्रिएट कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं। तो व्हाट आर द वेज जिनसे हम ये चीज कंट्रोल करें? First and foremost thing is animals should be maintained in clean dry environment free from dust and dirt. So what is most important? यहाँ पर भी सबसे most important चीज hygiene है. So animals have to be maintained in a clean environment. Always remember, जब भी मिल्किंग स्टार्ट करते हैं हम, जो भी फर्स्ट फ्यू स्ट्रिपिंग्स जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की, जो भी फर्स्ट फ्यू स्ट्रिपिंग्स होती है मिल्क में, वो हमेशा डिस्कार्ड करनी चाहिए, क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। मिल्क फ्रॉम द इन्फेक्टेड अडर शुड बी डिस्कार्ड। अगर हमें कहीं पर लग रहा है कि अडर इन्फेक्टेड है, इस अडर से ब्लड निकल रहा है, पस निकल रहा है, रेडनेस हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, अडर की इन्फ्लेमेशन हो गई है,
तो हमें उस अडर से मिल्किंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट लाइकली वो अडर इन्फेक्टेड होगा, मास्टाइट्स होगा उस एनिमल में, या कोई भी डिजीज हो सकती है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम उस अडर से मिल्किंग ना करें। देन डेयरी एनिमल्स, जितनी भी एनिमल्स डेयरी मतलब मिल्किंग के लिए होते हैं, मिल्क एनिमल्स, उनको पीरियोडिकली वैक्सीनेट करना है। फॉर एग्जांपल ब्रूसेलोसिस के अगेंस्ट हम 4 to 8 मंथ्स में फीमेल काव्स को वैक्सीनेट करते हैं। जितनी भी बाकी सारी डिजीज है, एफएमडी है, फुट एंड माउथ डिजीज, बिकॉज फुट एंड माउथ डिजीज इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज है, क्योंकि इस डिजीज में मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो एफएमडी डिजीज है हमारे पास, और भी बाकी सारी डिजीज अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। जितनी भी डिजीजेस है, वी हैव टू मेक श्योर कि हमें वैक्सीनेट करना है, पीरियोडिक वैक्सीनेशन करनी है, पीरियोडिक डीवर्मिंग करनी है, ताकि एनिमल्स सेफ रहे अगेंस्ट दिस डिजीजेस और मिल्क प्रोडक्शन अफेक्ट ना हो जाए। नाउ कमिंग टू द एक्सटीरियर ऑफ द अडर। अब हमने अभी तक इंटीरियर ऑफ द अडर पढ़ा कि अडर में कौन कौन से पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ना हमारे पास आ जाता है एक्सटीरियर ऑफ द अडर। सबसे इमीडिएट एक्सटीरियर जो है अडर का, दैट इज अ टीथ सरफेस। जो एनिमल के टीथ्स होते हैं उनकी सरफेस और एनिमल्स की बॉडी, बिकॉज वहां पर बहुत सारे पैथोजन होते हैं और वो डायरेक्टली मिल्क में जा सकते हैं। तो टीथ सरफेस की जो बात करते हैं, टीथ सरफेस, तो मोस्ट प्रोमिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन होता है टीथ सरफेस पे, दैट इज माइक्रोकोकस एंड कॉगलीज नेगेटिव स्टैफिलोकोकस। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट मेन जो है फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई। ओके, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कॉलिफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि इकोलाई है, साल्मोनेला है, वो उनकी प्रेवलेंस काफी कम होती है, बिकॉज टीथ सरफेस पे कॉलिफॉर्म्स आज तक सर्वाइव नहीं करते हैं। तो जो मेन प्रोडोमिनेंट ऑर्गेनिजम्स पैथोजेंस जो टीथ की सर्फेसिस पे होती है, दैट इंक्लूड्स माइक्रोकोकस, स्टैफाइलोकोकस, फीकल स्ट्रेप्टोकोकस। देन हम बात करते हैं थर्मोड्यूरिक ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि बैसिलस स्पीशीज। आप बोलते हैं ये थर्मोड्यूरिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? बेसिकली थर्मोड्यूरिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो हाई टेम्परेचर को सर्वाइव करते हैं। हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ये हमारा एक सेपरेट टॉपिक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन जो कि माइक्रोफ्लोरा मिल्क में होता है। तो इस टाइम हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कौन कौन से पैथोजेंस अडर पे होते हैं, टीथ सरफेस पे हो सकते हैं, जैसे कि बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस, बैसिलस सबटाइलिस, बैसिलस प्यूमिलिस, एंड कुछ frequently less occasionally Bacillus cereus and Bacillus circulans। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है इनकी अपनी सिग्निफिकेंस है। ये फूडबॉर्न इलनेसेस कर सकते हैं, ये मिल्क की क्वालिटी को डिटोरिएट कर सकते हैं, ये मिल्क में रैंसिडिटी कर सकते हैं, प्रोटीलिसिस कर सकते हैं। तो then is a greater number of bacteria gets into milk from the surface of the cow's body and from utensils that have not been washed। तो मैक्सिमम जो इन्फेक्शन होता है मिल्क में, मैक्सिमम पैथोजेंस मिल्क में कैसे जाते हैं, either from the surface of the cow's body और from उन यूटेंसिल्स, उन बर्तनों की वजह से जो प्रॉपरली वॉश नहीं होते हैं। तो हमें वी हैव टू मेक श्योर कि एनिमल एनवायरनमेंट के साथ साथ एनिमल्स को भी साफ रखना ज़रूरी है। एनिमल्स की बॉडीज को क्लीन रखना, सैनिटाइज रखना, उनको जो भी उनकी बॉडी पे मैन्योर, डंग वगैरह लगा होता है, मेक श्योर करना कि एनिमल साफ रहे। टीथ सरफेसेस में even they can contain Clostridia spores that are usually found in cows, fodder, bedding and feces। तो नॉर्मली जो भी बेडिंग होती है एनिमल की, काउ फॉडर होता है जो हम सप्लाई करते हैं एनिमल्स को, और इवन फीसेस, क्योंकि एनिमल वहीं पर एक्सक्रीटा करता है, तो दैट इज अ सोर्स ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज। तो वी हैव टू मेक श्योर कि ये सब चीज़ें हम वहाँ पर सैनिटेशन इंप्रूव कर। तो यहाँ पर हम ये देख रहे थे बेसिकली कि टीथ सरफेस पे कौन कौन से पैथोजेंस एग्जिस्ट करते हैं। Now, what is the way of prevention? First and foremost thing is prevent the regular soiling of teeth surface। तो जब भी एनिमल एक्सक्रीटा करता है, जब भी एनिमल्स फीसेस, यूरिन वगैरह होता है, तो वो सारा टीथ सरफेस को स्टिक कर जाता है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमें वो कॉन्स्टेंटली और रेगुलरली सफाई करनी है टीथ्स की, ताकि टीथ सरफेस क्लीन हो जाए। क्योंकि जब अडर क्लीन रहेगा तभी हम मिल्किंग कर सकते हैं अच्छे से, और तभी अदरवाइज जो सॉइल्ड अडर होगा, जो अडर फ्री ऑफ जो अडर जिसमें फीसेस लगा होगा, यूरिन लगा होगा, ऑब्वियसली जब हम उस अडर से मिल्किंग करेंगे तो डेफिनेटली
वो चीज़ मिल्क में आ जाएगी, वो पैथोजन सारे मिल्क में आ जाएंगे. तो वी हैव टू मेक श्योर कि वी हैव टू प्रिवेंट द रेगुलर सॉइलिंग. देन डिसइंफेक्टेंट्स, हमें हमेशा टीथ्स को बिफोर मिल्किंग डिसइंफेक्टेंट से ही साफ करना चाहिए ताकि मैक्सिमम इन्फेक्शन जो है वो प्रिवेंट हो जाए. देन ड्राइंग ऑफ टीथ बिफोर मिल्किंग, अगर टीथ वेट होंगी, बिकॉज हमें पता है कि मॉइस्चर अट्रैक्ट्स द माइक्रोऑर्गेनिजम्स, मॉइस्चर अट्रैक्ट्स द बैक्टीरिया. तो वी हैव टू मेक श्योर कि क्लीन क्लॉथ हम ले और टीथ को पहले अच्छे से डिसइंफेक्ट करें, फिर अच्छे से ड्राई करें, सारे टीथ्स को अच्छे से ड्राई करें एंड देन वी स्टार्ट द मिल्किंग. तो इसकी वजह से जो मैक्सिमम पैथोजेंस है उनकी एंट्री इनटू द मिल्क मिनिमाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी. क्लोरीन, क्लोरीन जो है वी कैन यूज इट इन क्लीनिंग द टीथ्स, लेकिन ये बेसिकली इरिटेंट होता है टू द हैंड्स एंड टू द स्किन, तो हम इजीली अवॉइड ही करते हैं. हम क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स यूज कर सकते हैं. हम सोप्स जिनका सिर्फ डिटर्जेंट एक्शन है वो हम यूज कर सकते हैं. तो अगर नॉर्मली हम देखते हैं क्लोरीन बिटवीन 200 to 400 ppm एंड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स 200 ppm. सो ये जब अप्लाई किया गया ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव तो होता नहीं है क्योंकि इनका खाली कुछ इफेक्ट रहता है. तो क्लॉथ्स की जब हम बात करते हैं, यूजुअली हम हमेशा कभी कभार क्या करते हैं, मिल्कर्स एक ही क्लॉथ सारे काउस के लिए यूज करते हैं. नो, हमें एक एक काउ के लिए एक सेपरेट क्लॉथ रखना है ताकि एक इन्फेक्शन अगर किसी क्लॉथ पे किसी काउ का इन्फेक्शन वो दूसरे अडर को ना लग जाए. कमिंग टू द कोट ऑफ काउज, तो कोट ऑफ द काउ, वी कैन सी बॉडी ऑफ द काउ, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट. इट एक्ट एज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट व्हीकल एक्ट करता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ द डिजीजेस एंड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पैथोजेंस डायरेक्टली टू द मिल्क. सो वी हैव टू मेक श्योर कि जब भी हम मिल्किंग करें, मिल्किंग करने से पहले अडर के अराउंड जितना भी हेयर है, फ्लैंक्स के अराउंड हेयर है, टेल के अराउंड हेयर है, वो सारा क्लिप करें. तो क्लिपिंग ऑफ हेयर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट ताकि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियल लोड एनिमल बॉडी पे कम हो जाए और इन द सेम वे उसका ट्रांसफर जो है मिल्क में वो कम हो जाए. तो कोट में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट ऑर्गेनिजम्स इनटू द एयर ऑफ द बार्न, स्पेशली बैसिलस स्पीशीज. एंड इवन कोट में जो बॉडी होती है, कोट होता है काऊ का या किसी भी एनिमल का, they may carry bacteria from stagnant water pools, especially ropey milk organisms. तो बेसिकली जब भी काउज जाती है फॉर वॉशिंग पर्पजेज, फॉर बेदिंग पर्पजेज, उनको बेद किया जाता है या ड्रिंकिंग पर्पजेज के लिए, तो बैक्टीरिया गेट लॉज, बैक्टीरिया उनकी बॉडी पे, उनके कोट पे लॉज होती है, बैठ जाते हैं बैक्टीरिया, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स बैठ जाते हैं. तो वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स इन या हवा से जो डेयरी बार में हवा से बैक्टीरिया होते हैं वो भी कोट पे बैठ जाते हैं. तो इनडायरेक्टली वो बैक्टीरिया जो है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मिल्क में चले जाते हैं. तो जब हम काऊ के कोट को साफ रखेंगे, अननेसेसरी और जितना भी हेयर है, अननेसेसरी हेयर है, उसको क्लिप करेंगे, पर्टिकुलरली अडर के अराउंड, टेल के अराउंड, तो उससे पैथोजन का जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा. विद द रिजल्ट इन्फेक्शन भी कम ट्रांसफर हो जाएगा टू द मिल्क. Now what is the prevention? Prevention as मैं already पढ़ा, periodic clipping of hair, regularly brush करना animal की coat को और machine milking करना. तो machine milking is basically not milking hands से नहीं करना but using machines. Then is the milking barn and the environment. The housekeeping practices in the milk breeding area also decides the level of contamination. Now, if we see the accumulation of mud, animal urine and feces, left out straw and feed in the milking barn, that also directly contaminates the milk. तो जब हम मिल्किंग बार्न में देखते हैं मड होता है, मिट्टी होती है, एनिमल एक्सक्रीटा होता है, जो भी लेफ्ट ओवर फीड होता है, वो सारा उन सारों पे पैथोजेनिक इन्वेजन होता है, उन सारों पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिल्क को भी कंटामिनेट कर देता है. तो ऐसा जब हम एयर की बात करते हैं तो एयर इन द बार्न इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ बैक्टीरिया. तो नॉर्मली एयर उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, बट कभी कभार अगर हम देखते हैं माइक्रोकोकस
जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है एयर में एंड नॉर्मली वो कंट्रीब्यूट करता है टू द इन्फेक्शन इन द मिल्क. एंड बाकी अगर हम देखेंगे वी हैव स्ट्रेप्टोकोकस, कोराइनिफॉर्म्स, ग्राम नेगेटिव रॉड्स और मोल्ड्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द इन्फेक्शन. ना कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं जो इंक्रीज करते हैं एरियल काउंट थ्रू मिल्क. वी हैव अगर हम फॉर एग्जांपल मिल्किंग का टाइम है और उससे पहले ही मिल्किंग बार्न में स्वीपिंग शुरू हो गई, डस्टिंग शुरू हो गई, तो एक बैक्टीरिया जो होते हैं वो एयर में सर्कुलेट करते हैं और वो इन टर्न से दूध में चले जाते हैं, राइट. तो वो इंक्रीज कर सकता है एरियल काउंट ऑफ द बैक्टीरिया. और मिल्किंग से पहले ही आपने हे और फीड को हैंडल किया, हे लाया, फीड लाया, वहां से वो सब चीजें एयर में चली जा सकती है, एयर से फीड में चले जा सकते हैं जो अल्टीमेटली मिल्क में चले जाते हैं. देन मिल्किंग से पहले एनिमल्स को ब्रशिंग करना, एनिमल्स को कोट को साफ कर देना, वो सब चीजें भी इंक्लूड करते हैं और उसमें भी एरियल काउंट बैक्टीरिया का इंक्रीज होता है जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मिल्क में चला जाता है. देन बेडिंग मटेरियल डस्टी होना, उसकी वजह से भी बैक्टीरियल कंटामिनेशन एयर की इंक्रीज हो जाती है. एंड वॉल्स एंड सीलिंग पे, फैंस पे डस्ट एंड डर्ट को काफी टाइम तक ऐसे ही रखना, उसकी वजह से भी बैक्टीरियल काउंट, एरियल काउंट इंक्रीज हो सकता है. तो प्रिवेंशन इज वेरी मच सिंपल. वी हैव टू कीप द मिल्किंग बार्न क्लीन. मिल्किंग बार्न को साफ रखना है. जितने भी वॉल्स है, सीलिंग्स है, उन सबको साफ रखना है. पीरियोडिकली नहीं, वीकली, ऑलमोस्ट डेली आपको बार्न साफ करना है. यू हैव टू मेक श्योर कि एरियल कंटामिनेशन हम प्रिवेंट कैसे करते हैं. स्मॉल मिल्क पेल्स एंड मिल्किंग मशीन लाना. बड़े बड़े मिल्क पेल्स लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा आपने मिल्किंग पेल्स बड़े लाए, मिल्किंग यूटेंसिल्स बड़े लाए, उतनी ज्यादा कंटामिनेशन हो सकती है. नेक्स्ट हमारे पास जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है दैट इज मिल्किंग यूटेंसिल्स. नाउ इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मिल्किंग हम करते हैं एनिमल से, तो अगर वहां से नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वेरी लेस अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, हमने एनिमल का ऑर्डर, एनिमल की टीथ साफ किए, लेकिन अगर हमारे यूटेंसिल्स ही साफ ना हो, यूटेंसिल्स डिसइंफेक्ट प्रॉपर्ली नहीं किए गए हों, तो व्हाट इज द फन ऑफ मिल्किंग फ्रॉम द हेल्दी एनिमल. तो इम्पोर्टेंट चीज है इम्प्रॉपरली क्लीन मिल्क कॉन्टैक्ट सर्फेसेस जो होते हैं मिल्क इक्विपमेंट्स के, लाइक बकेट, पेल, कैन, बल्क टैंक्स. दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ओनली सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन द मिल्क आफ्टर इट लीव्स द अडर. सो अगर हमने अडर से हेल्दी मिल्क भी, साफ क्लीन मिल्क भी ले लिया, बट अगर हमारे पास इम्प्रॉपरली क्लीन यूटेंसिल्स होंगे, then our milk is spoiled, then our milk is infected with pathogens. The most hazardous situation arises when the milking utensils are not thoroughly cleaned after use and milk solids with some moisture is still left on the surfaces. तो जब भी मिल्किंग होती है उसके बाद मिल्क यूटेंसिल्स, आपने बर्तन पूरी तरह से साफ नहीं किए, तो विद द रिजल्ट मिल्क रेसिड्यूज उन बर्तनों में रह जाते हैं, मिल्क सॉलिड्स रह जाते हैं, पैथोजेंस ग्रो कर पाते हैं, और जब आप फिर से वो नया मिल्क उसमें डालते हो विदाउट प्रॉपरली वॉशिंग, तो पूरा का पूरा मिल्क खराब हो जाता है, वो पूरा का पूरा मिल्क इन्फेक्ट हो जाता है, पूरा का पूरा मिल्क स्पॉइल हो जाता है. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हैवी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैथोजेंस अच्छे से ग्रो कर पाते हैं उन यूटेंसिल्स पे, और नए मिल्क में भी फिर वो वही पैथोजेंस प्रॉपरली ग्रो हो जाते हैं. अगर हम देखते हैं किसी पर्टिकुलर काउ हर्ड में मास्टाइट्स की प्रॉब्लम काफी ज्यादा प्रेवलेंट होती है, तो उन यूटेंसिल्स में अक्सर यू विल गोइंग टू फाइंड नॉर्मली आप स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्शिया देखेंगे, स्टाफाइलोकोकस ऑरियस देखेंगे, इकोलाई देखेंगे, कोराइनिबैक्टीरियम देखेंगे. तो इन पैथोजेंस को प्रिवेंट करने के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि मिल्किंग यूटेंसिल्स साफ हो, डिसइंफेक्टेड हो बिफोर द नेक्स्ट मिल्किंग. एंड व्हेन हॉट क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स इज डन, ये जो अगर आपने बहुत ज्यादा गर्म पानी से मिल्क ये मिल्किंग क्लीनिंग भी की, तो कुछ थर्मोड्यूरिक, जो मैंने ऑलरेडी कहा, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हीट को रेजिस्ट करते हैं, वो स्टिल सर्वाइव करेंगे. जैसे कि वी हैव बैसिलस स्पीशीज, वी हैव माइक्रोकोकस स्पीशीज. तो and when cold cleaning is followed, heterogeneous microflora are present. तो psychotropic microorganisms होते हैं वो भी prevalent हो जाते हैं. Now, what is basically control? अगर आप hot cleaning नहीं कर सकते हो, cold cleaning नहीं कर सकते हो, most important चीज है कि जब भी आपको milking करनी होगी, जो भी utensils, equipments involved होते हैं, they have to be cleaned and they have to be sanitized.
तो सैनिटाइजेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड सैनिटाइजेशन वो हम अलग हमारे पास एक टॉपिक है सैनिटाइजेशन क्लीनिंग ऑफ मिल्क एनवायरनमेंट, तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, तो वो चीजें हम कर पाएंगे. Now the tanks used for bulk transport of milk, they should be clean and they should be sanitized immediately after the unloading of milk. तो जितने भी हमने बल्क टैंक्स जितने भी है वो हम क्लीन कर पाएंगे. कमिंग टू द मिल्कर, ना मिल्कर की बात करते हैं. अब फाइन, हमने यूटेंसिल्स की बात की, हमने अदर की बात की. अब जो बंदा मिल्किंग कर रहा है, जब हमें मिल्किंग दो तरीके से हो जाती है, आइदर हैंड मिल्किंग इज डन और मशीन मिल्किंग इज डन. जब हैंड मिल्किंग होती है तो ऑब्वियसली मशीन मिल्किंग से ज़्यादा चांसेस ऑफ कंटामिनेशन, इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है, बिकॉज मिल्कर्स के हैंड इन्वॉल्व होते हैं, मिल्कर काउ के बहुत नज़दीक बैठा होता है. वी डोंट नो द हेल्थ स्टेटस ऑफ द मिल्कर, कि जो बंदा मिल्किंग कर रहा है वो बीमार तो नहीं है, वो ठीक है, उसके हैंड्स कितने साफ है, उसके हैंड्स कितने गंदे हैं, तो हमें नहीं पता. तो फॉर एग्जाम्पल कभी कोई मिल्कर होता है, उसके हाथ को लगी हुई होती है, वहां वूंड्स पे इन्फेक्शन हो सकता है. तो जब भी ये सब चीजें, हम वी हैव टू मेक श्योर के इन्फेक्टेड वूंड्स होंगे हैंड पे, उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होंगे, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, स्टैफिलोकोकस हो सकता है, माइक्रोकोकस हो सकता है, वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो सकता है मिल्क में. एक्टिविटीज मिल्कर्स की लाइक स्नीजिंग, कफिंग, they also increase the risk of contamination to milk. तो कोई मिलकर आप स्नीज कर रहा है, कफिंग कर रहा है, और ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस तो हवा में निकल रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो मिल्क में ही चले जाएंगे. सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल कंटामिनेशन ऑफ मिल्क. तो वेट हैंड मिल्किंग में क्या होता है, बेसिकली ल्यूब्रिकेंट जो होता है, कभी कभार मिल्कर ल्यूब्रिकेंट्स यूज करता है मिल्किंग करने के लिए. तो वो जब आपने वो ऐड किया तो आपके हैंड्स वेट है, तो जब आप मिल्किंग कर रहे हैं तो बैक्टीरिया जो है आपके हैंड्स पे, टीथ्स पे, वो सारा कहाँ जाएगा, वो ऑब्वियसली मिल्क में चला जाएगा. और नॉर्मली कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, हम अलग पढ़ेंगे, ये भी दूसरा टॉपिक है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन से मिल्क में जाते हैं, मिल्क से ह्यूमंस में जाते हैं, मिल्क से एनिमल्स में जाते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर एग्जाम्पल से कुछ डिजीजेस जो मिल्कर से हमें मिल्क में चले जा सकते हैं, जैसे कि टाइफाइड है, पैराटाइफाइड है, डिसेंट्री है, स्कारलेट फीवर है, सेप्टिक सोर थ्रोट है कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्थेरिया है, कॉलरा है. ये जितनी भी सारी डिजीजेस है, ये ह्यूमन बींग्स की कंट्रीब्यूशन होती है. ये दीज डिजीजेस कम फ्रॉम मिल्कर, या तो उसकी स्नीजिंग से, कफिंग से, उसकी हैंड से, ये सारे ह्यूमन से चले आते हैं. तो उनकी वजह से डस्ट, डर्ट डिसलॉज हो जाते हैं एंड एयर कंटामिनेशन इंक्रीज हो जाता है. इन टर्न मिल्क पे इफेक्ट पड़ता है. सो व्हाट इज द कंट्रोल, आप कैसे कंट्रोल करेंगे इन चीज़ों को. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज के जो हैंड्स ऑफ द मिल्कर है, दे शुड बी क्लीन. तो बिफोर मिल्किंग द मिल्कर शुड ऑलवेज डिप हिज हैंड इन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन बिफोर, ताकि उसके हैंड्स फ्री हो जाए. ही शुड क्लीन हिज हैंड्स विद सोप एंड वाटर, देन उसको अपने हैंड्स डिसइंफेक्टेंट से साफ करने हैं, सैनिटाइज करने हैं अपने हैंड्स, ताकि उसके हैंड्स फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया रहे. हमें ये चीज मेक श्योर करनी है कि मिल्कर जो भी होगा वो हेल्दी हो. इफ एनी मिल्कर, अगर कोई भी मिल्कर किसी डिजीज से सफर कर रहा है, तो उसको मिल्किंग नहीं करनी देनी है. हमें मेक श्योर करना है कि जो हेल्थ स्टेटस होगा मिल्कर का वो ठीक हो. कफिंग, स्नीजिंग जो भी मिल्कर की है, या स्मोकिंग, दैट शुड बी प्रिवेंटेड. वो मिल्किंग बान में नहीं होनी चाहिए. वो स्कफिंग करे, स्नीजिंग करे, पिकिंग अप द नोज, स्मोकिंग करे, या कोई भी बैड ऐसी हैबिट हो, टोबैको च्यूइंग करे, वो सारा हमें मिल्किंग बान में प्रिवेंट करना है, ताकि हम जो मिल्किंग हो रही है, मिल्क हो रहा है, वो एक प्रॉपरली अच्छे एनवायरनमेंट में, क्लीन एनवायरनमेंट में हो. उसके बाद आ जाता है हमारा वाटर सप्लाई. तो वाटर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. मिल्क फार्म में वाटर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें पता है कि वाटर बहुत सारी चीज़ों में लग जाता है. यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए, एनिमल्स को क्लीन करने के लिए, मिल्किंग बार्न को क्लीन करने के लिए, एनिमल्स को फीड वाटर देने के लिए.
तो जो भी वाटर सप्लाई मिल्क फार्म में आ रहा है दैट शुड बी पोर्टेबल, बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी के हिसाब से अच्छा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होना चाहिए, फ्री फ्रॉम मेटल्स होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज होना चाहिए। तो वी हैव टू मेक श्योर कि पानी जब साफ होगा तब एनिमल भी हेल्दी रहेगा, एनिमल का एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहेगा और इन टर्म मिल्क भी हेल्दी रहेगा। तो अब वाटर सप्लाई के डायरेक्ट सोर्स ऑफ कंटामिनेशन क्या है? तो स्टोरेज टैंक्स होती है जिनमें नॉर्मली मिल्क फार्म में हम नॉर्मली स्टोर करते हैं टैंक्स। तो वहां पर हम देखते हैं कि कभी कभार स्टोरेज टैंक खुली रहती है, तो उनमें रोडेंट्स से चूहे वगैरह, बर्ड्स, इंसेक्ट, डस्ट पार्टिकल्स सीधे उनमें चला जाता है। बर्ड्स के एक्सक्रीटा चला जाता है, डस्ट चला जाता है, रोडेंट्स के एक्सक्रीटा चले जाते हैं, तो वो सारा कंट्रीब्यूट करता है टू द इन्फेक्शन ऑफ द एनिमल। होजेस होते हैं, वाटर ट्रक्स होते हैं, वो खुले रहते हैं या उनमें मड वगैरह अक्यूमुलेट हो जाती है, वो विद टाइम रिमूव नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस और माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अनट्रीटेड वाटर सप्लाई, जैसे कि बोरवेल से ट्रीट करते हैं, बोरवेल से लेते हैं, लेक से लेते हैं, रिवर्स से लेते हैं, और वही अनट्रीटेड वाटर जो है वो हम मिल्किंग एनवायरनमेंट में लाते हैं, वो हम मिल्किंग प्लांट्स में लाते हैं। बिकॉज हमें पता है कि जो अनट्रीटेड वाटर होता है वो सोर्स होता है फीकल स्ट्रेप्टोकोकस इकोलाई का सोर्स होता है, साल्मोनेला का सोर्स होता है, कॉलिफॉर्म जो भी मैंने अभी बोला, ग्राम नेगेटिव रॉड्स का सोर्स होता है, इतने सारे बैक्टीरिया उसमें होते हैं। वो डायरेक्टली आप मिल्किंग एनवायरनमेंट में लाएंगे तो ऑब्वियसली पूरा एनवायरनमेंट अफेक्ट हो जाएगा, पूरा एनवायरनमेंट इन्फेक्ट हो जाएगा और इन टर्न एनिमल भी इन्फेक्ट हो जाएगा, इन्फेक्शन एनिमल को जाएगा और अल्टीमेटली वो सारा इन्फेक्शन मिल्क में आ जाएगा। एंड सो इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप क्लोरिनेशन करें, वाटर की क्लोरिनेशन करें विद हाइपोक्लोराइड, वो बैक्टीरियासाइडल होता है। तो इम्पोर्टेंट है कि जितना भी आपने वाटर स्टोर रखा है मिल्क एनवायरनमेंट में, मिल्किंग फार्म में जितना भी स्टोर रखा है, चाहे ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए रखा है, वॉशिंग पर्पसेस के लिए रखा है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो क्लोरिनेटेड वाटर हो। क्लोरीन टेबलेट्स आप उसमें डाल दें, साफ हो जाएगा पानी। एंड नॉर्मली अगर हम वार्म वाटर यूज़ करते हैं लाइक 37 डिग्री सेल्सियस पे अंडर वॉशिंग के लिए, तो दैट इज़ द वार्म वाटर, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं जैसे स्यूडोमोनास एंड कोलिफॉर्म्स। तो वी हैव टू मेक श्योर के वाटर फ्री फ्रॉम ऑल द डिजीजेज हो। तो व्हाट इज द कंट्रोल, हम कैसे अब पैथोजेंस को कंट्रोल कर सके फ्रॉम वाटर सप्लाई? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज साफ पानी, वाटर शुड बी क्लीन। तो फीकल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, क्लोरिनेटेड होना चाहिए बिफोर यूज, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर फीकल कंटामिनेशन से बचना चाहिए, चाहे वो बर्ड्स की फीकल कंटामिनेशन हो, चाहे वो रोडेंट्स की हो, चाहे वो एनिमल्स इटसेल्फ की हो, फीकल कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए। प्रॉपरली स्टोर करना है वाटर को, प्रॉपरली कवर करना है, स्टोर रखना है वाटर को टैंक्स में, और वो टैंक्स भी साफ होनी चाहिए। फिर हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल दूसरा सोर्स, दैट इज मिल्किंग मशीन। हमें पता है कि मैंने अभी बोला कि मिल्किंग हम इधर हैंड मिल्किंग करते हैं या मशीन मिल्किंग करते हैं, एंड वी नो दैट कि हैंड मिल्किंग में चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मशीन मिल्किंग। बट मशीन मिल्किंग जब हम यूज़ करते हैं, और मशीन मिल्किंग का ये भी एक और फ़ायदा है कि इसमें हमें बहुत सारे एनिमल्स को मिल्किंग कर सकते हैं, टाइम लेस कंज्यूम होता है और एफिशिएंसी मिल्किंग भी अच्छी खासी होती है। बट वी नो दैट इंडिया में सिंस मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज़्यादा है तो मशीन मिल्किंग उतनी प्रेवलेंट नहीं है, काफ़ी रेयरली यूज़ होती है मशीन मिल्किंग। बट येस, बड़े बड़े फार्म्स जो है, बड़े बड़े मिल्किंग फार्म्स है, उनमें मशीन मिल्किंग अच्छे से यूज़ होती है। लेकिन अगर हम प्रॉपरली मशीन मिल्किंग करेंगे दैट्स गुड, लेकिन सेम थिंग अगर हम इम्प्रॉपरली यूज़ करेंगे मशीन को, तो उस वजह से भी कंटामिनेशन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मशीन को जब हम
सफाई नहीं रखेंगे, मशीन को वैसे ही मिल्किंग के बाद छोड़ देंगे, तो उसमें भी रिस्क ऑफ कंटामिनेशन यूज होता है. सो मिल्क मशीन आर यूज्ड व्हेन लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स आर टू बी मिल्क्ड एट द सेम टाइम. And we know that whenever the milking machine is used, proper care is required, not only in its cleaning but also in its use. Because its improper use may damage the udder and increase the risk of contamination. अगर हमें पता नहीं होगा मशीन कैसे यूज करते हैं, अडर डैमेज हो सकता है इम्प्रॉपर यूज से. और जब अडर डैमेज होगा, वूंड क्रिएट होगा अडर में, तो रिस्क ऑफ कंटामिनेशन भी इंक्रीज होगा. And when pipelines are reused for direct milk collection, their improper cleaning and sanitation add further to the microbial load of the milk. जैसा मैंने अभी कहा कि पहले तो इम्प्रॉपर यूज ऑफ मशीन्स, उसकी वजह से भी अडर डैमेज हो सकता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं वूंड्स पे, एंड वो डायरेक्टली मिल्क में चले जाएंगे. एंड जो पाइपलाइंस मशीन में यूज होती है, जब हम डायरेक्टली यूज करेंगे विदाउट सैनिटाइजेशन, विदाउट वॉशिंग, विदाउट क्लीनिंग, तो उसकी वजह से फर्दर माइक्रोबियल लोड मिल्क का इंक्रीज हो जाएगा एंड हेंस मिल्क स्पॉइल हो सकता है. एंड व्हाट इज द कंट्रोल? तो कंट्रोल यही है कि फर्स्ट हमें देखना है कि मिल्किंग प्रॉपरली हो मिल्क मशीन से. तो मिल्किंग करने का तरीका प्रॉपर लो. एनिमल को आप वूंड ना करें. एनिमल वेलफेयर इंपॉर्टेंट है हर किसी चीज में, तो एनिमल को आप वूंड ना करें. एनिमल को प्रॉपरली आप मिल्किंग करें ताकि वो उसको मतलब वूंड ना हो जाए. इम्प्रॉपरली आपको पता नहीं होगा कैसे यूज करना है, वो आप पहले सीख ले. और दूसरी चीज, जब भी आपको मशीन यूज करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको प्रॉपरली क्लीन करना है, प्रॉपरली सैनिटाइज करना है. आपको आयोडीन सैनिटाइजर्स नॉर्मली यूज होते हैं या क्लोरीन सैनिटाइजर्स यूज होते हैं, वो आपको प्रॉपरली यूज करना है ताकि साफ सुथरी मशीन रहे, फिर अच्छे से आप लोग मिल्किंग कर सकें. अब तो ये हमारा था कि फार्म एनवायरनमेंट में जो था, हमने पढ़ा कि कितने क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल्क को अफेक्ट कर सकते हैं, उनका कंट्रोल पढ़ा हमने. दूसरी चीज होती है, जब एनवायरनमेंट से, फार्म एनवायरनमेंट से मिल्क निकलता है, तो वो कहाँ जाता है? या तो उसकी स्टोरेज होती है या तो उसका ट्रांसपोर्ट होता है, राइट? तो ड्यूरिंग दैट स्टोरेज एंड ड्यूरिंग दैट ट्रांसपोर्ट, एनिमल्स सॉरी मिल्क का क्या हाल होता है? तो वहां पर भी तो वी हैव टू मेक श्योर कि प्रॉपर मिल्क प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर हो, ट्रांसपोर्ट हो, ताकि होलसम मिल्क, जो हमने पहले ही पढ़ा मिल्क हाइजीन में, ताकि होलसम मिल्क एनवायरनमेंट से कंज्यूमर लेवल तक जाए, या मिल्क प्रोडक्शन या प्लांट्स में जो जहाँ पर उनकी पैकेजिंग वगैरह होती है. तो मेनली जब हम बात करते हैं मिल्क कैंस या ट्रांसपोर्ट टैंकर में मिल्क चला जाता है, तो मेनली द साइक्रोट्रॉपिक एंड थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया कंटामिनेट द मिल्क थ्रू अनक्लीन मिल्क कैंस एंड बल्क मिल्क ट्रांसपोर्ट टेम्परेचर. तो साइक्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया बेसिकली वो बैक्टीरिया होता है जो लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, नॉर्मली 0 to 20 डिग्री सेल्सियस पे. और थर्मोड्यूरिक होते हैं जो वेरी हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, वो मरते नहीं है. तो नॉर्मली जब हम टैंकर्स की बात करें, तो ये दो टाइप के बैक्टीरिया काफी ज्यादा मेन डोमिनेट करते हैं. और अगर हम साइक्लोट्रॉपिक बैक्टीरिया देखेंगे, उसमें से स्यूडोमोनास स्पीशीज जो होता है, इट्स द मेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो कि मिल्क को कंटामिनेट करता है. बेसिकली साइक्लोट्रॉपिक बैक्टीरिया की स्पेशलिटी ये होती है कि ये नॉन पैथोजेनिक तो होते हैं, मगर ये मिल्क को स्पॉइल करते हैं. और अगर ट्रांसपोर्ट के टाइम हमारे पास एक मिल्क का कैन नहीं ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम मिल्क के टैंकर्स ट्रांसपोर्ट करते हैं. अगर एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया एक टैंकर को स्पॉइल कर सकता है, एक मिल्क पूरे मिल्क को स्पॉइल कर सकते हैं टैंकर, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कितना नुकसान हो सकता है उस चीज की वजह से. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट के हम हमेशा इन्फेक्शन और पैथोजेनिक कंटामिनेशन का सोचते हैं कि सिर्फ इंसानों को अफेक्ट करेगा. जो दूध वो बंदा पिएगा कंजप्शन के टाइम पर, वो शायद फूडबॉल इलनेस करेगा. नो, हमें ये चीज देखनी है कि अगर वो पूरा मिल्क स्पॉइल हो जाए, तो वो इकोनॉमिकली कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है उस बंदे पर, जिसका वो जो बेच रहा होगा. तो इसमें हाइजीन में हम सब कुछ देखते हैं, हम सिर्फ इन्फेक्शन का नहीं देखते हैं. तो
अब हमें कंटामिनेटिंग माइक्रोफ्लोरा देखते हैं स्टोरेज के टाइम पे, ट्रांसपोर्ट के टाइम पे। तो कुछ टेम्परेचर रेंजेस है जहां पर हमें पता चल जाएगा कि इन टेम्परेचर रेंजेस में कौन कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे अगर होगा तो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस प्रोडोमिनेट हो सकता है। 5 to 10 डिग्री सेल्सियस पे स्यूडोमोनास स्पीशीज, प्रोटियस वल्गैरिस, माइक्रोकोकस स्पीशीज, एल्केलोजेंस विस्कोलैक्टिस, एल्केलोजेंस मार्शलाई, ये स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, ये सारे स्पॉइलेज बैक्टीरिया है, ये मिल्क को स्पॉइल करते हैं। देन हम देखते हैं 10 to 15 डिग्री सेल्सियस पे वी हैव स्ट्रेप्टोकोकस एगैलेक्सिया, लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीशीज क्रोमोरस, स्ट्रेप्टोकोकस ड्यूरेंस, स्ट्रेप्टोकोकस डिसगैलेक्सी, स्ट्रेप्टोकोकस पीकलस, लैक्टोकोकस लैक्टिस स्पीशीज, स्ट्रेप्टोकोकस यूबरस। तो इनमें कुछ बैक्टीरिया मास्टाइट्स करते हैं, कुछ बैक्टीरिया मिल्क स्पॉइलेज करते हैं। 15 to 30 डिग्री सेल्सियस पे सारे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया स्पेशली लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीशीज लैक्टिस प्रोडोमिनेट करता है। और 30 to 40 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि एंटेरोबैक्टर एरोजेंस, इकोलाई, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस और कुछ स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं मिल्क को। एंड 40 to 50 डिग्री सेल्सियस पे अगर टेम्परेचर होगा ट्रांसपोर्ट के टाइम पे तो लैक्टिक एसिड फॉर्मिंग रॉड्स जैसे कि लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस, लैक्टोबैसिलस फर्मेंटाई एंड थर्मोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस पीकलाई, पीकलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल्स, तो ये सारे बैक्टीरिया प्रोडोमिनेट करते हैं। और ये अपनी तरह से एवरी बैक्टीरिया अपना एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। हर कोई बैक्टीरिया फ्रेंडली नहीं होता है, मोस्टली बैक्टीरिया फ्रेंडली नहीं होता है। तो ये मिल्क को स्पॉइल करेंगे, बिटरनेस करेंगे मिल्क में क्रिएट, कलर फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटियोलिसिस करेंगे, कर्ड फॉर्मेशन करेंगे, कर्डलिंग करेंगे मिल्क के। इन शॉर्ट स्पॉइलेज हो जाएगी मिल्क की, ना ही वो कंजप्शन के लिए सूटेबल हो जाएगा और ना ही वो मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सूटेबल रहेगा वो मिल्क। सो व्हाट इज द मेन थिंग, हमें क्या करना चाहिए इस टाइम पे? मोस्ट इंपॉर्टेंटली milk should be stored and transported between the temperature of 0 to 5 degrees Celsius. This is the most important thing कि जब भी आप मिल्क को ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे टैंकर्स में, मिल्किंग यूटेंसिल्स में, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है आप मिल्क को 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ट्रांसफर करेंगे। Now coming to the another topic is clean milk production. Now हमने ऑलरेडी पढ़ा कि what are the हमारे पास क्या source of contamination है, be it animals, be it environment, be it anything, like कहाँ से भी contamination आता है। Now कुछ hygienic practices we have to strictly follow in order to ensure कि जितना भी milk production है वो clean हो। एंड वो स्टार्ट होता है एनिमल हाइजीन से, और हमने वो भी पढ़ा कंट्रोल। ये हम यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्टिवली पढ़ते हैं कि कोई पॉइंट छूट ना जाए, क्योंकि क्लीन मिल्क प्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एक होलसम मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो ये जो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये स्टार्ट होता है ये एनिमल हाइजीन से, मिल्क हाइजीन, इक्विपमेंट हाइजीन, हाइजीन ड्यूरिंग मिल्किंग प्रोसेस एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द एनिमल हाइजीन। तो एज फार एज हमने देखा कि मिल्किंग एनिमल नीड्स अटेंशन, चाहे उसकी हेल्थ के हिसाब से, क्लीनलीनेस के हिसाब से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वी हैव टू मेक श्योर दैट एनिमल इज हेल्दी। एनिमल को पीरियडिकली चेक करना है कि एनिमल हेल्दी है, टेम्परेचर सही है, अडर इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई और डिजीज तो नहीं है, एनिमल ट्यूबरक्लोसिस से तो नहीं सफर कर रहा है, ब्रूसलोसिस से तो नहीं सफर कर रहा है, एफएमडी से तो नहीं सफर कर रहा है, अडर इन्फेक्शन जैसे मास्टाइट्स वो तो नहीं है एनिमल में। तो पीरियडिक चेकिंग एनिमल्स की जरूरी है। चाहे कितना भी बड़ा मिल्किंग फार्म हो, आपको पीरियडिकली एनिमल्स को चेक करना है टू सी दैट एनिमल्स आर हेल्दी। जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स हो फार्म में, उनको सबसे पहले आपको क्वारंटीन में रखना है, आपको सेपरेट करना है। दे हैव टू बी सेपरेटेड। उनको नियरेस्ट वेटनेरियन के पास ले जाना है, सुटेबल ट्रीटमेंट उनको देना है, चाहे एनिमल किसी भी डिजीज से गुजर रहा होगा। एनिमल को कोई डिजीज होगी, एनिमल सफरिंग फ्रॉम एनी इंजरी, एनी वुंड, एनिमल को वेटनरी ट्रीटमेंट, वेटनरी केयर जरूर देना है। अगर कोई एनिमल सफरिंग फ्रॉम infections, particularly contagious infections like brucellosis, tuberculosis, any animal. So first and foremost thing,
उस एनिमल को आइसोलेटेड करना है, उस एनिमल को क्वारंटीन करना है, सैनिटरी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। सबसे पहले एनिमल को आइसोलेट करो हर्ड से, ताकि वो इन्फेक्शन दूसरे एनिमल्स में ना फैले। और जो भी एनिमल का इन्फेक्टेड एनिमल का मिल्क होगा दैट शुड नेवर बी मिक्स्ड विद द बल्क सप्लाई, जब तक कि एनिमल पूरी का पूरा फुली रिकवर हो। पहले तो एनिमल इन्फेक्टेड एनिमल से आपको मिल्क लेना ही नहीं है। फिर अगर आपने लिया भी इन्फेक्टेड एनिमल से मिल्क, दैट शुड नॉट बी मिल्क मिक्स्ड विद द बल्क मिल्क, वो हमेशा सेपरेट रखना है बल्क मिल्क से। एंड एनिमल्स की बॉडी एंड अडर को एवरी डे लाइक रूटीनली क्लीन करना है। क्लीनिंग ऑफ द एनिमल शुड बी डन, वॉशिंग होना चाहिए सोप से, डिटर्जेंट से, अडर की कांस्टेंट वॉशिंग होनी चाहिए। एंड बिफोर मिल्किंग, एज आई ऑलरेडी सेड, अडर का अडर को आपको एक क्लीन क्लॉथ से वाइप करना है, जो हर एनिमल के लिए सेपरेट होना चाहिए। While washing the teats and udder before milking, केयर हमें ऐसे ही देना चाहिए कि टीट जो है, टीट ऑरिफिसेस जो है, वो डैमेज ना हो। आपको बहुत स्लोली एंड बहुत कॉशियसली टीट्स को हैंडल करना है। ऐसे ना कि रफली आप टीट्स को हैंडल कर रहे हो, रफली आप अडर को हैंडल कर रहे हो, लीडिंग टू द डैमेज ऑफ द अडर। क्लीन अडर क्लॉथ बहुत इंपॉर्टेंट है, रफ टॉवलिंग नहीं करनी है। रेगुलरली उन क्लॉथ्स को आपको सैनिटाइज बॉइल करना है बिफोर नेक्स्ट यूजेज से, ताकि कोई सोर्स ऑफ इंफेक्शन फार्म में ना रहे। एंड अगर क्लॉथ अगर इफ इकोनॉमी ऑफ द फार्म इज गुड, हम डिस्पोजेबल पेपर टॉवल्स यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ क्लॉथ्स। तो बट वी नो दैट इंडियन कंडीशंस में उतनी इकोनॉमिकल एडवांसिंग नहीं आई है अभी, तो वी कैन स्टिक टू द क्लॉथ्स। सीवियर विंटर होगा तो टेपिड वाटर शुड बी यूज्ड तो टू प्रिवेंट द चिलिंग ऑफ द एनिमल। तो ल्यूकवार्म वाटर की वजह से क्या हो जाता है, विंटर कंडीशंस में पर्टिकुलरली हम ठंडा पानी वगैरह वो नहीं यूज करना है, बट गर्म पानी यूज करना है। इसकी वजह से क्या होता है, जब आप गर्म पानी से अडर वॉश करते हो, उससे एक मिल्क डाउन भी इंक्रीज हो जाता है, एक अडर डिस्टेंट हो जाता है, तो इंक्रीज प्रेशर की वजह से तो मिल्क डाउन इनहांस हो जाता है। तो टेम्परेचर शुड बी 55 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज उससे इट्स गुड फॉर द अडर। आप 37 नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपको पता है 37 पे तो many coliforms, many ये grow, many organisms grow। तो 55 डिग्री सेल्सियस इट्स गुड, अच्छा वार्म वाटर, अच्छा टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है। देन डेली कोट ऑफ द एनिमल, तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो कोट है एनिमल का, बॉडी सरफेस है, कांस्टेंट ब्रशिंग करनी है, कांस्टेंट क्लीनिंग करनी है, उनको फ्री रखना है फ्रॉम फ्लाइज, फ्रॉम मैगट्स, फ्रॉम द बैक्टीरिया, फ्रॉम फीसेस, यूरिन। तो कांस्टेंट सफाई रखनी है एनिमल की बॉडी को, ताकि जो मिल्क प्रोड्यूस हो जाए वो भी साफ हो। रेगुलर वॉशिंग करनी है, रेगुलर क्लिपिंग ऑफ द हेयर, रेगुलर ब्रशिंग होते हैं, बट मेक श्योर आप ब्रशिंग, क्लिपिंग ये सब चीजें मिल्किंग से पहले ना करें, क्योंकि वो भी कंटामिनेशन को इंक्रीज कर सकता है। देन कमिंग टू मिल्कर्स हाइजीन, हमें प्रॉपरली देखना है कि जो भी लोग मिल्किंग कर रहे हैं दे शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीजेस। वो किसी इन्फेक्शन के वो किसी डिजीज को वो डिजीज ना हो, वो इन्फेक्टेड ना हो, वो उनका हेल्थ स्टेटस हमें चेक करना है। तो हमें ये चीज चेक करनी है कि कफिंग, स्नीजिंग वगैरह वो सब चीजें ना हो, पर्टिकुलरली मिल्किंग पेल्स के ऊपर, मिल्किंग यूटेंसिल्स के ऊपर। उनके हैंड्स आपको प्रॉपरली क्लीन करने हैं विद सोप्स एंड डिटर्जेंट एंड विद सैनिटाइजेशन। नेल्स ऑफ द मिल्कर्स, दैट शुड बी मेक श्योर कि नेल्स जो है, नाखून जो है मिल्कर्स के, वो कट हो, वो ट्रिम्ड हो रेगुलरली, because nails serve as an important source of staphylococcus, और staphylococcus बहुत important फूड पॉइजनिंग करता है ह्यूमन बींग्स में, या मास्टाइट्स करता है अडल्ट में। या अगर हैवी नेल्स होंगे मिल्क के, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, मिल्किंग के टाइम पे वो अडर को डैमेज कर सकते हैं। और अगर कोई भी पार्ट ऑफ द एनिमल वूंड हो, डैमेज हो, इफ नॉट ट्रीटेड रेगुलरली, उसमें फ्लाइज बैठ सकती है, मैगट्स बैठ सकते हैं, इंसेक्ट्स बैठ सकते हैं, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा एंड वो इन्फेक्शन मिल्क में चला जाएगा। एंड ओवरऑल क्लोथ, हेयर एंड ओवरऑल हाइजीन ऑफ द मिल्कर जो होना चाहिए वो मेंटेन होना चाहिए।
देन कमिंग टू यूटेंसिल्स एंड इक्विपमेंट हाइजीन, जो भी यूटेंसिल्स यूज होते हैं मिल्किंग एंड स्टोरेज के लिए, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है माइक्रोबियल क्वालिटी ऑफ द मिल्क में। अगर मशीन मिल्किंग यूज होती है ऑर्गेनाइज डेयरी फार्म्स में, तो वी हैव टू मेक श्योर कि मशीन मिल्किंग जो होता है ना उनको रेगुलर केयर में रहे। एंड मशीन मिल्किंग में हम फॉलोइंग मेजर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं इक्विपमेंट हाइजीन में। मिल्क प्रोड्यूसर्स शुड बी एडवाइज्ड to use clean and tinned utensils. Tinned utensils and those utensils जिनका सरफेस क्लीन हो, डेंट्स वगैरह क्रेविसेस ना हो, ताकि मिल्किंग के टाइम पे कोई मिल्क वहां पर स्टोर ना हो एंड कोई रेसिड्यू ना रहे जो कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाए। देन मिल्किंग पेल्स, मिल्किंग बकेट्स, अदर यूटेंसिल्स, ऑलवेज मेक श्योर कि मिल्किंग से पहले वो डिटर्जेंट से और सैनिटाइजेशन से प्रॉपरली साफ हो। ये हम आगे जाके, मैंने ऑलरेडी बोला, हम आगे जाके डेयरी प्लांट सैनिटेशन पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैनिटाइजिंग एजेंट्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पर वी हैव टू मेक श्योर कि प्रॉपरली रिंस विद वाटर, देन डिटर्जेंट, देन सैनिटाइजेशन। Then during machine milking, proper cleaning and sanitization of various parts. जो भी machine milking के parts हो, जैसे कि metal parts है, rubber parts है, pipelines है, उनकी proper cleaning and proper sanitization is very much important. जो metal parts है, they have to be properly cleaned and sanitized, जैसे कि metal utensils है, rubber parts है, teat cups, tubes होते हैं मशीन मिल्किंग के, वो properly clean करने हैं। आप 0.4 to 0.5% सोडियम हाइड्रोक्साइड और एनी सूटेबल डिटर्जेंट सैनिटाइजर वो हम यूज कर सकते हैं, जो भी सूटेबल होता है मिल्किंग मशीन के लिए वो हम यूज कर सकते हैं। एंड क्लीनिंग इन प्लेस, CIP जिसको हम कहते हैं, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द मिल्किंग। सो CIP बेसिकली यूज होता है, ये डेयरी इंडस्ट्री में यूज होता है, और बेसिकली मशीन्स जो होते हैं वो अपनी ही जगह रहते हैं, उनको अपनी जगह डिसमेंटल करते हैं, सफाई करते हैं, वापस साफ करते हैं, आप उनको मूव नहीं करते हैं। तो ये एक इट्स वन ऑफ द मेन थिंग जो है वो मिल्किंग इंडस्ट्री में, जो हम आगे जाके CIP पढ़ेंगे। एंड मिल्किंग पेल्स एंड मिल्किंग यूटेंसिल्स जो भी विद वाइडर माउथ, दे शुड बी डिस्करेज, ताकि चांसेस ऑफ कंटामिनेशन मिनिमाइज हो जाए ड्यूरिंग मिल्किंग। Then, what are the hygiene practices we have to follow during milking process? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जब भी मिल्किंग हो रही है, हमें पता है कि मिल्किंग के आपने LPM में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ मिल्किंग, तो मिल्किंग जो है कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब जब भी मिलकर मिल्किंग कर रहा होगा, पूरी मिल्किंग कंप्लीट होनी चाहिए। आप इनकम्प्लीट मिल्किंग ना करें, आधा मिल्क आप अडर में ही छोड़ देंगे, उसकी वजह से क्या हो जाता है, मिल्क ऑलरेडी निकल चुका होता है, मिल्क डार्क से ऑलरेडी एल्वेओलाई वगैरह से निकल चुका होता है, तो अडर में रहता है, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाता है। आप नकलिंग ना करें। नकलिंग, यू नो व्हाट इज नकलिंग? नकलिंग बेसिकली होता है कि जब आप मिल्क कर रहे होते हो यूजिंग द थंब अगेंस्ट द टीथ, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से एनिमल का टीथ वूंड हो सकता है, इंजर हो सकता है, जिसकी वजह से एक वूंड क्रिएट हो जाएगा और वूंड अट्रैक्ट करेगा इन्फेक्शंस को, फ्लाइज को, मैगट्स को। तो मेक श्योर कि मिल्किंग कंप्लीट हो और सेफ मिल्किंग हो। देन इज द एलिमिनेशन ऑफ फोर मिल्क। वेरेवर आप मिल्किंग कर रहे हो, पहले हमने ये चीज डिस्कस की कि जो पहले फ्यू स्ट्रीम्स ऑफ मिल्क होते हैं, वी हैव टू एलिमिनेट दैट थिंग। तो बिकॉज वो जो फर्स्ट पोर्शन होता है मिल्क का, इट हैज गॉट कंसिडरेबली हायर बैक्टीरियल काउंट्स, एंड दैट व्हेन इट गेट्स मिक्स विद द सब्सिक्वेंट मिल्क लॉट, इट रेजेस द ओवरऑल बैक्टीरियल नंबर इन द मिल्क, तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। देन हमने वेट मिल्किंग पढ़ी। वेट मिल्किंग वी नो दैट, हमने ऑलरेडी पढ़ी, यूजिंग द लुब्रिकेंट ओवर द मिल्कर्स हैंड्स, ताकि मिल्किंग आराम से हो जाए। तो वेट मिल्किंग से बैक्टीरियल नंबर जो होता है मिल्क का वो इंक्रीज हो जाता है बाय ड्रिपिंग और वॉशिंग डाउन ऑफ फॉरेन मैटर ऑफ टीथ्स एंड डर्ट, जो भी मिल्कर हैंड का है वो डायरेक्टली मिल्क में चला जाता है। तो वेट मिल्किंग शुड बी डिस्करेज। ड्राई मिल्किंग एंड फैट मिल्किंग वो प्रेफरेबल है ओवर वेट मिल्किंग। लाइक फैट मिल्किंग इज यू कैन यूज अ फ्लेवरलेस फैट एज lubricant. Don't use any other lubricant, use any flavorless fat as lubricant. So that is fine instead of fat में वो वेट मिल्किंग में क्या होता है, ड्रिप जो लिक्विड वगैरह आप यूज करते हैं लुब्रिकेंट, वो भी मिल्क में चला जाता है, उसके साथ जितना भी इंफेक्शन होता है टीथ के ऊपर, हैंड्स के ऊपर, वो सारा मिल्किंग के टाइम पे होता है। लेकिन फैट मिल्किंग में क्या हो जाता है, फैट मिल्किंग में ड्रिपिंग नहीं होती है, सिर्फ एक वो लुब्रिकेंट एक्ट करता है
नथिंग, अगर वो जाएगा भी तो कोई मसला नहीं हो जाएगा, वो इन्फेक्शन नहीं अपने साथ ले जाता है. So fat milking, which though has not found, it's not extensively used, but still it's superior to dry milking. क्योंकि dry milking में injury हो सकती है teats की, and also results in low bacterial contamination of milk. Then milking by full hand method and not by knuckling method is desirable, as the latter leads to more chances of teeth injury. जैसा कि मैंने अभी explain किया कि full hand milking करनी चाहिए. Knuckling या incomplete milking is not desirable. क्योंकि नकलिंग की वजह से बहुत चांसेस होते हैं टीथ की इंजरी. व्हाट इज नकलिंग? नकलिंग इज द प्रेसिंग ऑफ द थंब अगेंस्ट द टीथ. जब आप थंब यूज करते हैं टीथ को मिल्किंग करने के लिए, तो उसकी वजह से जो टीथ हो सकते हैं वो इंजर हो सकते हैं. देन कमिंग टू एनवायरमेंटल हाइजीन. एनवायरमेंटल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप कितनी भी कोशिश करें साफ ऑर्डर एवरीथिंग, बट एनवायरमेंटल हाइजीन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. क्योंकि जिस एनवायरमेंट में एनिमल ग्रो कर रहा है, जिस एनवायरमेंट में एनिमल मिल्किंग हो रही है, वो इम्पॉर्टेंट होता है. So the place where housing, feeding and milking of the animal is done, that should be always kept clean and hygienic with respect to aeration, humidity, lighting, floors, walls, ceiling, insects, etc. So following points have to be kept in mind to see that environmental hygiene is uh, put into place. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो भी मिल्किंग फार्म्स होते हैं दे शुड बी लोकेटेड फार फ्रॉम ह्यूमन लिविंग क्वार्टर्स. तो जो भी वर्कर्स और एनीबडी वर्किंग देयर, इफ दे हैव क्वार्टर्स और एनी ह्यूमन ड्वेलिंग, कोई भी ह्यूमन जो लोकेलिटी है उससे दूर होना चाहिए. क्योंकि जहां पर ह्यूमन बींग्स रहेंगे वहां पर उनके वेस्ट भी होंगे, वहां पर सीवेज भी होगा, वहां पर ह्यूमन वेस्ट भी जाएगा, किचन वेस्ट भी जाएगा. तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी मिल्किंग एनवायरमेंट हो, मिल्किंग फार्म हो, दैट शुड बी फार फ्रॉम ह्यूमन क्वार्टर्स. एंड जितना भी स्टेगनेंट वाटर पूल्स है, सो इट्स एडवाइजेबल फॉर, मतलब जितना भी मैनुअर पेल, सुवेज, वो सब चीजें दूर होनी चाहिए. फार्म में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वेंटिलेशन. जब वेंटिलेशन प्रॉपर होगी तो टेम्परेचर, फ्लाइज, ह्यूमिडिटी, ये सब चीजें भी प्रॉपरली मेंटेन हो जाएंगी. ह्यूमिडिटी प्रॉपर होगी, टेम्परेचर प्रॉपर होगा, फ्लाइज ज्यादा प्रेवलेंट नहीं होंगी, rodents ज्यादा प्रेवलेंट नहीं होंगे. देन अवॉइड डायरेक्ट एयर करंट्स एंड डस्ट इन काउ शेड एंड मिल्किंग बार. तो काउ शेड एंड मिल्किंग बार आपको बार ऐसा बनाना है कि डायरेक्ट एयर करंट वहां ना चले जाए. क्योंकि अगर डायरेक्टली एयर का मूवमेंट टुवर्ड्स दैट होगा तो डस्ट, और जो डस्ट के साथ पैथोजेंस एसोसिएटेड होते हैं वो भी डायरेक्टली inside the barns चले जाएंगे, and that will contribute to the microbial load in the milk. Sunlight ample होनी चाहिए. Sufficient sunlight should be available in the milking barn. तो we have to make sure कि milking barn में जब sufficient sunlight available होगी तो तब जाके, क्योंकि sunlight has disinfectant properties, जब sunlight किसी चीज पे पड़ेगी, milking barn पे पड़ेगी, एक natural disinfection procedure होता है. बेडिंग ऑफ द एनिमल, बेडिंग मटेरियल ऑलवेज बी ड्राई. हमेशा वी हैव टू मेक श्योर कि जब भी हम एनिमल को देखते हैं तो मटेरियल जो होता है, बेडिंग मटेरियल, दैट शुड ऑलवेज बी ड्राई. अगर सॉइल्ड होगा, वेट होगा, एक्सक्रीटा साथ होगा, पैथोजेंस वगैरह जल्दी से ग्रो करेंगे उस मटेरियल पे और इनडायरेक्टली ह्यूमन मिल्क में चला जाएगा. तो टिक फ्री बेडिंग, डीटीटी में बी यूज टू किल दैट. टिक्स वगैरह होते हैं कभी कभार, माइट्स एंड टिक्स बेडिंग में आ जाते हैं, तो वहां पर हम डीटीटी वगैरह अप्लाई कर सकते हैं उस चीज को टिक फ्री रखने के लिए. क्योंकि टिक्स आर द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मेनी डिजीजेस. देन केमिकल स्प्रेज हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि फ्लाइज कंट्रोल में रहे, बिकॉज फ्लाइज बहुत सारे डिजीजेस ट्रांसमिट करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियल पैथोजेंस ट्रांसमिट करते हैं. एंड हमें वी हैव टू मेक श्योर कि जो एनवायरनमेंट होगा, जो मिल्किंग बार्न होगा, उसकी जो वॉल्स है, स्टैंडिंग्स है, गटर है, वो सब क्लीन हो. जितना भी एक्यूमुलेटेड मड हो, एक्यूमुलेटेड फीसेस, एक्सक्रीटा हो, वो सब रेगुलरली डिसइंफेक्टेड क्लीन हो जाए. एंड जितनी भी आपके पास मैन्योर है, वॉशिंग्स है, जितनी भी सॉइल्ड यूरिन होगा, वो प्रॉपर डिस्पोज हो जाए. एनिमल का जितना भी वेस्टेज हो वो प्रॉपरली डिस्पोज हो जाए. ऐसा ना हो कि मिल्किंग बाहर के साइड पे हमने एनिमल वेस्ट छोड़ दिया, वहां से फ्लाइज रप्ट हो जाएंगी, वहां से टिक्स माइट्स आ जाएंगी, तो वो इन्फेक्शन को, दैट विल इंक्रीज द चांस ऑफ इन्फेक्शन. तो वी हैव टू मेक श्योर कि जितने भी एनिमल वेस्ट हो
ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ हो जाए. Now coming to the topic mastites. So we will briefly, हमारे पास अभी 10 minutes बचे हैं क्लास के लिए, तो हम mastites सिंपली डेफिनेशन आज पढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्लास हम mastites का पूरा ये कंप्लीट करेंगे. तो what is mastites basically? Mastites is the inflammation of the udder. तो जब अडर मैंने यहाँ पर एक पिक्चर शेयर की है. दिस इज द नॉर्मल हेल्दी अडर एंड दिस इज द mastitic अडर. सो mastitis सिंपली जब अडर की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी. तो एंड mastitic milk is basically milk which is obtained from animals suffering from the udder disease, that is mastitis. So if an animal is suffering from any udder disease, when the milk is obtained from that udder, उसको हम mastitic milk कहते हैं. तो बेसिकली क्या हो जाता है, जो mastitic मिल्क होता है, जब हम मिल्क लेते हैं उसका हायर माइक्रोबियल काउंट होता है, हायर सोमैटिक सेल काउंट होता है, तो एज कम्पेयर टू द नॉर्मल मिल्क. एंड इतना ही नहीं, जो कॉम्पोजिशन होता है मिल्क का, चाहे सॉल्ट्स हो, पीएच हो, मिल्क के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो, वो सारे ऑल्टर हो जाते हैं और मिल्क यील्ड रिड्यूस हो जाता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है mastitic मिल्क के. तो हमें कैसे पता चल जाएगा दैट एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम mastitis? तो इन्फ्लेमेशन, अडर इन्फ्लेम होगा, रेड कलर का होगा, हॉट तो टच होगा, पेनफुल होगा और स्वोलन होगा. तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जी, दिस एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम mastitis. सो दैट्स व्हाई मैंने कहा कि जब भी हम एनिमल्स को देखते हैं, हमें प्रॉपरली अडर को एग्जामिन करना है कि कहीं mastitis तो नहीं, बिकॉज इट इज वेरी मच प्रेवलेंट इन हाईली मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स. तो mastitis की बेसिकली यही ये है कि इसमें सिर्फ मिल्क स्पॉइल नहीं होता है, मिल्क में क्लॉट्स, ब्लड वगैरह नहीं आता है, बट जो मिल्क की प्रॉपर्टीज होती है, चाहे वो मैंने अभी कहा सॉल्ट्स वगैरह, वो सारा ऑल्टर हो जाता है. मिल्क सॉल्टी नहीं, आपने कभी देखा होगा, कभी दूध वाला आता है तो मिल्क थोड़ा सॉल्टी आता है, तो कभी कभी नमकीन मिल्क लगता है. तो इट माइट बी द केस क्योंकि क्लोराइड कंटेंट जो होता है मिल्क का वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. तो इट माइट बी अदर कॉजेज ऑल्सो, बिकॉज कभी कभार जो काव होती है वो एट द एंड ऑफ लैक्टेशन होती है और वो तब भी सॉल्टी मिल्क देती है, बट mastitis में भी मिल्क काफी सॉल्टी होता है. तो mastitis बेसिकली यही है, इट्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द अडर. सो ये हम क्लासिफिकेशन है mastitis की ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव एजेंट्स. तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं mastitis की. नाउ अडर इन्फेक्शन जब हो जाता है, बेसिकली mastitis क्यों हो जाता है? जब कोई पॉजिटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो हमने अभी बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म पढ़े, तो जो भी इंटीरियर ऑफ द अडर में होता है, तो कभी कभार कोई ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करता है, उसकी वजह से अडर इन्फेक्शन हो जाता है. तो बेसिकली क्या हो जाता है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एंटर करते हैं अडर को थ्रू द टीथ टिप. तो टीथ टिप से अंदर चले जाते हैं, एक्सटीरियर से टिप में चले जाते हैं, टीथ डक्ट में रह जाते हैं. और वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर अगर कोई लेफ्ट ओवर मिल्क रहता है टीथ डक्ट में, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो टीथ डक्ट में कोई मिल्क होता है, मिल्क रेसिड्यू रह जाता है, तो वो ऑर्गेनिजम्स वहां पर ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडोमिनेट करते हैं एंड सब्सिक्वेंटली पूरे डक्ट को, पूरे अडर को इन्फेक्शन करते हैं. और उसकी वजह से पूरे अडर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पूरे अडर में एक स्वेलिंग सी हो जाती है, जिसको हम mastitis कहते हैं. ना कॉमन ऑर्गेनिजम्स जो कि mastitis के साथ एसोसिएटेड है, दैट इंक्लूड्स मोस्ट कॉमन जो है पॉजिटिव एजेंट्स है, उसमें स्टाफाइलोकोकस ऑरियस आता है, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया आता है. तो कॉलिफॉर्म्स की बात करते हैं. कॉलिफॉर्म्स में वी हैव इकोलाई, वी हैव एंटेरोबैक्टर, वी हैव क्लेब्सिला, वी हैव साइट्रोबैक्टर. एंड अदर स्ट्रेप्टोकोकस में वी हैव स्ट्रेप्टोकोकस यूबरस, Streptococcus dysgalactia, Streptococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, and we have also Staph epidermis, Staphylococcus albus. Corynebacteria also causes mastitis, जैसे कि Corynebacteria bovis, Corynebacteria pyogenes, Corynebacteria ulcerans. फिर Mycoplasma group है, it's Mycoplasma agalactia. Steroid bovis आता है, वो भी mastitis करता है. Rickettsia में बहुत important causative agent है Coxella burnetii.
वो मास्टाइज करता है। यीस्ट में क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो मास्टाइड्स कॉजेटिव एजेंट है, कैंडिडा स्यूडोट्रोपिकालिस, एंड मोल्ड्स में एस्परजिलस स्पीशीज, दैट इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉजेटिव एजेंट। तो ये जो है ये कॉमन माइक्रोऑर्गेनिजम्स है जो मास्टाइड्स करता है। तो देन अगर आप सिम्टम्स की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स हमारे पास आ जाते हैं अक्यूट मास्टाइड्स, सब अक्यूट मास्टाइड्स और क्रॉनिक मास्टाइड्स। बेसिकली अक्यूट मास्टाइड्स और क्लिनिकल मास्टाइड्स हम बात करेंगे। तो अक्यूट और क्लिनिकल मास्टाइड्स की बात हम करते हैं जहां पर हम देखते हैं कि अडर में चेंजेस हम देखते हैं और मिल्क में चेंजेस देखते हैं, जिनको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक चेंजेस। तो वो मास्टाइड्स जहां पर मिल्क चेंज हो गया, मीन्स मिल्क में ब्लड आप देखेंगे, क्लॉट्स देखेंगे, मिल्क में स्मेल देखेंगे या ऑफ फ्लेवर्स देखेंगे मिल्क में, और अडर में चेंजेस देखेंगे, आप हॉट पेनफुल अडर देखेंगे, स्वोलन अडर देखेंगे, इन्फ्लेम्ड अडर देखेंगे, तो हम बोल सकते हैं हाँ जी ये अक्यूट मास्टाइटिस और क्लिनिकल मास्टाइटिस है। देन हम बात करते हैं सब अक्यूट मास्टाइटिस की, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ मास्टाइटिस, क्योंकि इस मास्टाइटिस में क्या हो जाता है, मिल्क भी नॉर्मल होता है, अडर भी नॉर्मल होता है, अडर भी दिखने में नॉर्मल लगता है, बट एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम मास्टाइटिस, इन्फेक्शन मिल्क में प्रेजेंट होता है, बट मिल्क दिखने में नॉर्मल आपको लगेगा, एनिमल भी नॉर्मल लगेगा। तो ये मास्टाइट्स हम नॉर्मली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये डिटेक्ट कैसे करते हैं, जब हम टेस्ट वगैरह करते हैं, बहुत सारे टेस्ट करते हैं कॉम्पोजिशनल चेंजेस को देखने के लिए, बहुत सारे टेस्ट हम करते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया को देखने के लिए, बहुत सारे टेस्ट हम करते हैं सोमैटिक सेल्स को देखने के लिए। तो वहां पर जो है हमें पता चल जाता है कि नो एनिमल सफरिंग फ्रॉम सब क्लिनिकल मास्टाइटिस, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मास्टाइटिस एंड इट्स द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ मास्टाइटिस। व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट डायग्नोस्ड प्रॉपर्ली, ये टाइम पे डायग्नोज नहीं हो पाता है। और एनिमल की मिल्किंग नॉर्मली चलती है without knowing कि animal is suffering from mastitis, because when animal is suffering from mastitis तभी pathogens तो मिल्क में आ जाएंगे और एनिमल खुद भी सफर कर रहा है। तो देन इज द थर्ड इज द क्रॉनिक फॉर्म ऑफ मास्टाइटिस। तो ये इस मास्टाइटिस में क्या आ जाता है, इसमें कॉम्पोजिशनल चेंजेस तो होती है मिल्क में, एंड देयर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पेन इन द अडर। तो एक वो हार्ड इंड्यूरेटेड अडर बन जाता है, जिसकी वजह से पेन तो अडर में होती नहीं है और पूरा का पूरा मिल्क भी पूरा चेंज हो जाता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हम ये मास्टाइट्स नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल अगेन स्टार्ट लिटिल बिट, हम ब्रश अप करेंगे मास्टाइट्स का टॉपिक, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द मास्टाइट्स, वी विल कंटिन्यू विद द डायग्नोसिस ऑफ मास्टाइट्स, कौन कौन से कंपोजिशनल चेंज हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच. Have a good day to all dear students.